आज के टाइम पर कांग्रेस का जो इलेक्शन सिंबल है वो है हाथ। कैसे इंदिरा गांधी हमें पावर में आती हुई देखने को मिलेंगी? क्या इंदिरा गांधी एक अच्छी पॉलिटिकल लीडर साबित होंगी? तो इंडिया ने बहुत छोटे स्पैन के अंदर विद इन 2 इयर्स अपने दो बहुत ही प्रोमिनेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनको खो दिया था। ये जो हमारा डॉलर मजबूत हुआ और इंडियन रुपी कमजोर हुआ, इसके पीछे के पीछे स्ट्रक्चर क्या है? देश के अंदर अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज्यादा हैं, देश के अंदर खाने की कमी है, देश के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है। कांग्रेस का कोई अच्छा अल्टरनेटिव या फिर सब्स्टिट्यूट हमें आता हुआ नहीं दिख रहा था कि अगर कांग्रेस नहीं तो कौन? हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास के अंदर। हम लोग बात कर रही हैं अपनी क्लास 12th के प्यारे साथियों के साथ और अपनी क्लास 12th के प्यारे दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हुए ये जो हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है, इसके अंदर हम लोग आप सभी के साथ अपने एक और बहुत ही मच अवेटेड, मच डिमांडेड और मच एक्सपेक्टेड चैप्टर को यहां पर डिस्कस करने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, हम लोग जिस चैप्टर का डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं उसे बोला जा रहा है चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। आपकी पॉलिटिकल साइंस की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है उसके अंदर हमारा ये चैप्टर मौजूद है और हमारी आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर मौजूद जो सारी की सारी आपकी कहानी होने लग गई है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर मौजूद हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गहराई के साथ हम लोग आपके सामने रखेंगे और उसकी सारी कहानी को हम लोग जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने आज के इस पैरे से चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि भारत को आजादी मिल चुकी है और भारत को आजादी मिलने के बाद हमारे जो शुरुआत के 3 इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारे चौथे लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना, उससे हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता हुआ हमें दिखता है। आपके चैप्टर की शुरुआत में ही हमारे सामने एक पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ना हमें एक तरीके का सिंबल देखने को मिलता है। ये क्या है? जो कांग्रेस पार्टी है बेटा, आप सभी को पता है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, आज के टाइम पर कांग्रेस का जो इलेक्शन सिंबल है वो है हाथ, है ना। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों कि जो हमारे शुरुआत के इलेक्शंस रहे थे और उस टाइम ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसका जो इलेक्शन सिंबल हुआ करता था वो थे, आपको देखने को मिलते हैं 2 बैल। तो ये 2 बैल जो हैं वो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें दोस्तों कि ओरिजिनली द इलेक्शन सिंबल ऑफ कांग्रेस वाज अ पेयर ऑफ बुलक, है ना। यहां पर जो 2 बैल हमारे होते हैं वो कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन सिंबल थे शुरुआती टाइम पर। दिस फेमस कार्टून डिपिक्ट्स द चैलेंजेस विद इन द कांग्रेस लीडिंग टू हेड ऑफ कन्फ्रंटेशन इन 22 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर के अंदर ना हमें यहां पर यह देखने को मिलेगा कि आजादी भारत को हासिल हो चुकी है। भारत को आजादी हासिल करने के बाद शुरुआत के जो हमारे 3 इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आप शुरुआत में देखें कि आजादी के एकदम मिलने के बाद ये जो दोनों के दोनों बुल हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद आने वाले 9 सालों के अंदर एक तरीके से थोड़ी टेंशन बनती हुई दिखती है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। उसी के साथ साथ फिर कांग्रेस पार्टी के जो आने वाले 27 साल होने लग गए हैं देश की आजादी के, कांग्रेस के लीडर्स में एक तरीके से तनातनी बढ़ चुकी है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ चुके हैं और आने वाले 22 साल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, इसके जो लीडर्स हैं वो आपस में ही लड़ लेते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी एक इंटरेस्टिंग बात जो आती हुई देखने को मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी में ही हमें स्प्लिट होती हुई दिखती है। क्यों होगी कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट? कैसे इंदिरा गांधी हमें पावर में आती हुई देखने को मिलेंगी? क्या इंदिरा गांधी एक अच्छी पॉलिटिकल लीडर साबित होंगी? क्या इंदिरा गांधी अपने पिता के जो नाम है उनके जरिए जो दी गई उनकी एक तरीके से जिम्मेदारी उसको सही तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगी? इसी चैप्टर के अंदर हमें इन सारी बातों को डीप डाइव करने का मौका मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो ये प्यारा सा चैप्टर है इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों कि इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रो हमारे सामने आ रहा है। इंट्रोडक्शन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। In chapter 2 we read about the emergence of Congress system, कि एक तरीके से हमने कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अब आप में से बहुत सारे साथी पूछ सकते हैं सर ये कांग्रेस सिस्टम क्या है या फिर कांग्रेस सिस्टम से क्या मतलब होता है? बेटा, कांग्रेस सिस्टम का मतलब है कि देश के अंदर सबसे पहला जो लोकसभा का हमारा इलेक्शन हुआ 1952 में हुआ, अगला लोकसभा का इलेक्शन हमारा 1957 में हुआ और फिर नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन हमारा 1962 के अंदर हुआ। शुरुआत के जो हमारे ये 3 लोकसभा के इलेक्शंस रहे हैं, इन तीनों के तीनों लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का भाई डोमिनेंस रहा था, कांग्रेस पार्टी का भाई दबदबा रहा था, कांग्रेस पार्टी को कोई टक्कर देने वाला नहीं था और ओपोजिशन पार्टीज के पास 20 से भी कम सीट हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी 330, 375, 350 के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। तो यहीं पर हमें बात देखने को मिली दोस्तों कि 1952, 1957 और 1962 का जो टाइम था, उस टाइम ड्यूरेशन में कांग्रेस जो लगातार जीत रही थी उसी को हमने कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट चैलेंज ड्यूरिंग द 1960 के 1960 तक आते आते, साल 1960 तक आते आते कांग्रेस का जो ये सिस्टम है उसके लिए थोड़ी बहुत चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एज पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मोर इंटेंस, भारत के अंदर 1960 एक ऐसा टाइम होने लग गया है
कि देश के अंदर जो हमारी और छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी होने लग गई हैं और कांग्रेस के लिए यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो माहौल है ना वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है। देश के अंदर इलेक्शंस अब इजी नहीं हो रहे हैं 1960 में। अब यहां पर अपोजिशन पार्टीज अपने आप को यूनाइट कर रही हैं और कांग्रेस के खिलाफ अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रही हैं। दी कांग्रेस फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमेन द डोमिनेंस, और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं 1960 के बाद का जो हमारा टेन्योर हमें देखने को मिलता है उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी अपने डोमिनेंस को यानी कि अपने दबदबे को मेंटेन कर पाना कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ देखने को मिला। इट फेस चैलेंजेस फ्रॉम द ऑपोजिशन दैट वाज मोर पावरफुल एंड लेस डिवाइडेड। 1960 के बाद का जो हमारा टाइम होने लग गया है उस टाइम पर हमने देखा कि कांग्रेस के लिए दो बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। पहला बड़ा चैलेंज ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठी हो गई हैं। पहले वो अलग अलग होकर लड़ा करती थी, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे भारतीय जनसंघ हुआ, जैसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुई, जैसे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुई, जैसे आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि और भी कोई हमारी है ना स्वतंत्र पार्टी हुई, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये अब इकट्ठी होने लग गई हैं और ये इकट्ठी होकर क्या करती हैं, कांग्रेस को वीक करती हैं। दी कांग्रेस ऑल्सो फेस चैलेंजेस फ्रॉम विद इन, और खुद कांग्रेस के अंदर भी पावर को लेकर हमें लड़ाई होती हुई देखने को मिलती है और कांग्रेस धीरे धीरे एक ऐसी पार्टी बन जाती है जिसके अंदर अब कोई अकोमोडेशन नहीं। अकोमोडेट का मतलब क्या है कि अगर आपको याद होगा हमने जब पंडित नेहरू के टाइम की कांग्रेस की बात करी थी, हमने जब पहले इलेक्शन की बात करी थी अपने है ना एरा इन वन पार्टी डोमिनेंस वाले चैप्टर में, तो हमने ये बात देखा था और हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि पंडित नेहरू के टाइम पर जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी उसने सबको अपने अंदर एकोमोडेट कर रखा था या फिर सबको अपने अंदर समाहित कर रखा था। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों उस टाइम ड्यूरेशन में, तो हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी में हर एक आइडियोलॉजी का आदमी मौजूद था। वहां हमें रेवोल्यूशनरी देखने को मिलते थे, पेसिमिस्टिक देखने को मिलते थे, हमें कम्युनिस्ट देखने को मिलते थे, सोशलिस्ट देखने को मिलते थे। लेकिन 1960 के बाद ना कांग्रेस पार्टी में एक ही विचारधारा के लोग हमें देखने को मिलेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल पिक द स्टोरी फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट, और चैप्टर 2 के अंदर जो हमने अपनी कहानी को छोड़ा था वहीं से हमारे चैप्टर की कहानी कंटिन्यू होगी। वी विल अंडरस्टैंड हाउ द कंपटीशन ट्रांजिशन टुक प्लेस, के पंडित नेहरू मौजूद थे, पंडित नेहरू की हमें डेथ होती हुई दिखेगी और पंडित नेहरू के बाद क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। डिस्क्राइब हाउ द ऑपोजिशन यूनाइट, और एक तरीके से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो कैसे यूनाइट होंगी और कांग्रेस का स्प्लिट कैसे होता है ना, इसको भी हम लोग समझेंगे। और कांग्रेस का ये जो डोमिनेंस था, कांग्रेस का जो सिस्टम था वो चैलेंज कैसे होता है वो हम जानेंगे। फिर हम लोग ये भी एक्सप्लेन करेंगे आप सभी के साथ दोस्तों कि कांग्रेस जो है वो इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अंदर कैसे आगे बढ़ती है और क्या कांग्रेस अपनी पावर को रिस्टोर कर पाएगी। क्या कांग्रेस 1967 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्या कांग्रेस दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाएगी, ये भी हम लोग देखेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों कि जो कांग्रेस है, जो रेस्टोरेशन की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, रेस्टोरेशन का मतलब क्या है कि जो देश को चलाने की पावर है जो कांग्रेस के पास मौजूद है, क्या वो वापस सही तरीके से उन्होंने सक्सेसफुली हासिल कर ली है और कांग्रेस का सिस्टम दोबारा से एस्टेब्लिश किया गया है। इन्हीं चंद बिंदुओं के साथ जो हमारा ये चैप्टर होता है इसकी कहानी को हम लोग देख लेंगे, है ना। तो इस चैप्टर की कंप्लीशन होते होते तक हमारे सामने ये जो सवाल अभी अभी हमने डिस्कस किए इनके आंसर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और उनको अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके होंगे। अब स्टार्ट करते हैं और यहां से हम लोग अपने चैप्टर की जो शुरुआती पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग आती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है बेटा, इसे हम लोग जान रहे हैं चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या है दोस्तों, एक तरीके से हमें यह देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लग गया है कि अब पॉलिटिकल तौर पर या फिर भारत की जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो खाली होती हुई दिखेगी और पंडित नेहरू की डेथ हमें होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू passed away in May 1964। तो May 1964 वो एक ऐसा हमें पॉइंट आता हुआ देखने को मिलता है जिसने हर एक इंडियन को कहीं ना कहीं हिला कर रख दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत की आजादी से लेकर भारत के आने वाले 3 इलेक्शंस के अंदर भारत को लीड करने वाले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की May 1964 के अंदर डेथ हो गई। देखा जाता है दोस्तों कि ही हैज बीन अनवेल फॉर मोर देन अ ईयर, पिछले 1 साल से वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीमार रहे थे। This had generated a lot of speculation about the usual question of succession, कि जब पंडित नेहरू की डेथ हमें होती हुई दिखी और पंडित नेहरू बीमार होने लग गए और पंडित नेहरू की बाद में फिर डेथ भी हो गई, तो अब एक तरीके से सवाल उठने लगा कि हु आफ्टर पंडित नेहरू, के जवाहरलाल नेहरू के बाद अब कौन संभालेगा कांग्रेस को, अब कौन संभालेगा भारत को और कौन संभालेगा भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। इस तरीके की हमारे स्पेकुलेशन और इस तरीके की बातें हमें आती हुई देखने को मिली। आफ्टर नेहरू यानी कि पंडित नेहरू के बाद है ना हु, कौन आएगा। बट इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, भारत एक नया नया देश उस टाइम आजाद हुआ था,
दिस सिचुएशन गेव राइज टू द मोर सीरियस क्वेश्चन आफ्टर नेहरू वॉर। तो देखो, पहला तो सवाल हमें आता हुआ ये देखने को मिल रहा था कि पंडित नेहरू की डेथ हो गई है और पंडित नेहरू के बाद अब देश को कौन लीड करेगा। लेकिन एक तरीके से हमें एक और सवाल भी इस टाइम पर आता हुआ देखने को मिलता है कि अब पंडित नेहरू के बाद भारत का क्या होगा। यहां पर एक सवाल आपके सामने आया दोस्तों, आफ्टर नेहरू व्हाट, विच मींस कि यह माना जा रहा था कि पंडित नेहरू का ही वो कैरिज्मेटिक कैरेक्टर था जिसने भारत को यूनाइट कर रखा था। पंडित नेहरू की ही लीडरशिप थी जिसकी वजह से भारत आगे बढ़ रहा था। अब पंडित नेहरू ही नहीं है तो शायद भारत कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा, शायद भारत कहीं ना कहीं अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खो देगा। ये इस तरीके के सवाल हो रहे थे कि अब भारत का क्या होगा, ये सवाल आने लग गए। द सेकेंड क्वेश्चन रोज फ्रॉम द सीरियस डाउट, कि एक तरीके से जो हमारा दूसरा सवाल आया है कि पंडित नेहरू के बाद भारत का क्या होगा, ये कुछ डाउट्स के साथ स्टार्ट हुआ। दैट मैनी आउटसाइडर्स हैड that many outsiders had about whether India democratic experiment survive after Nehru or not। तो दुनिया भर के जो बहुत सारे अलग अलग देश थे और दुनिया भर के अंदर जो बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनकी नजर भारत के ऊपर थी। और जब पंडित नेहरू की एक तरीके से डेथ हो जाती है और पंडित नेहरू की डेथ के बाद दुनिया भर के अंदर आपको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ये सिनेरियो बातचीत करने लग जाता है, लोग इस पर डिस्कशन करने लग जाते हैं कि शायद अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा, शायद इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि यहां पर इलेक्शंस नहीं होंगे या फिर इंडिया एक तरीके से डिवाइडेड भी हो जाए। इस तरीके के सवाल आते हुए हमें देखने को मिले। इट वॉज फियर दैट लाइक सो मेनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, के जैसे और जो बहुत सारी नई नई कंट्रीज भारत के साथ आजाद हुई थी, इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज अ डेमोक्रेटिक सक्सेशन, है ना, कि बहुत सारे जो देश थे, अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं जो इंडिया के आसपास ही आजाद हुए थे, वहां पर एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर था, जब तक वो था तो देश सही तरीके से चला, जैसे ही उस लीडर की डेथ हो जाती है तो वो देश कोलैप्स कर जाते हैं। तो एक सवाल भारत के लिए भी यहां पर आने लग गया था कि अब पंडित नेहरू की डेथ हो गई है, क्या भारत भी कोलैप्स कर जाएगा, क्या भारत का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो जाएगा, ये सवाल हमने देखे। A failure to do so, it was feared, could lead to be a political role of army। और ये भी स्पेकुलेशन लग रही थी, क्या भारत के अंदर जो हमारी आर्मी है क्या वो अफ्रीकन कंट्रीज की तरह टेक ओवर करेगी। क्यों, अफ्रीका के अंदर बहुत सारी जो कंट्रीज रही थी, वहां पर जब एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो जाती है तो वहां की जो आर्मीज थी उन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया था, यानी कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। तो एक सवाल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आने लग गया कि क्या भारत की आर्मी अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आएगी और क्या आर्मी भारत को संभालेगी भारत के, ये सवाल हमने आता हुआ दिखा। Besides, there were doubt if the new leadership would be able to handle the multiple crisis। फिर एक सवाल यह भी आने लगा कि चलो भारत की आर्मी टेक ओवर नहीं करती या फिर भारत के अंदर जो हमारी आर्मी है वो मिलिट्री कूप नहीं करती, तो क्या भारत के अंदर जो अगर कोई नया लीडर आएगा क्या वो भारत को सही तरीके से संभाल पाएगा। ये भी सवाल हम लोग यहां पर आते हुए देख रहे हैं। दी 1960 वर लेबल्ड एज द डेंजरस डेकेड। अब यहां पर आपके लिए देखा जाता है दोस्तों कि वर्ड यूज किया गया कि जो 1960 का हमारा टाइम है वो भारत के लिए हम लोग डेंजरस डेकेड के नाम से जानते हैं। डेकेड का मतलब क्या होता है बेटा, डेकेड का मतलब होता है 10 सालों का समूह, है ना, यानी कि 1960 से लेकर 1970 का जो हमारा टेन्योर है, 1960 से लेकर 1970 तक का जो हमारा टेन्योर है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि ये भारत के लिए बहुत ही डेंजरस टाइम होगा। भारत के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो भारत को कहीं ना कहीं हिला कर रख देंगी, है ना, और इसीलिए हम लोग इसे एक डेंजरस डेकेड के नाम से या फिर एक खतरनाक दशक के नाम से हिंदी में इसे बोलते हैं। आपके सामने द हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज आर्टिकल की कटिंग दी गई है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज डेड, और यहां पर लिखा है दोस्तों कि द वॉइड के एक बहुत बड़ा यहां पर एक प्रश्न चिन्ह हो चुका है कि पंडित नेहरू के बाद अब देश को कौन संभालेगा। यह एक बड़ा सवाल यहां पर, है ना, पूछा जा रहा है। अब यहां से बढ़ते हैं आगे। अब हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि है ना, ये पॉइंट हमने देखा कि भारत के लिए हम ये क्यों कह रहे हैं दोस्तों कि 1960 जो है वो एक तरीके से डेंजरस डेकेड है, क्योंकि उस टाइम पर भारत में बहुत सारी चैलेंजेस हैं। जैसे हमारा देश गरीबी में फंसा हुआ है, हमारे यहां पर इनइक्वालिटी है, यानी कि अमीर और गरीब का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 1960 तक आते आते भारत के अंदर कम्युनल राइट्स या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और भारत के अंदर यहां पर रिलीजन के नाम पर मारकाट होती हुई देखने को मिलने लग गई थी। एंड रीजनल डिवीजन का मतलब क्या है कि भैया हमारा एरिया अच्छा है, हमारा इलाका अच्छा है, तो लोग अपने डिवीजन से यानी कि अपने स्टेट से या फिर अपने इलाके से काफी ज्यादा प्यार करने लग गए और वो देश के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे। तो इस तरीके की बहुत सारे चैलेंजेस थे तो भारत के लिए आ रहे थे, दैट कुड लीड टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट, और ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता था और भारत के जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट था ना उसे कहीं ना कहीं ये खराब कर सकता था और भारत के लिए डिसइंटीग्रेशन भी कर सकता था, यानी कि भारत टूट भी सकता था। ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस हमारे सामने आए। अब होता क्या है, हमें यह पता है दोस्तों कि पंडित नेहरू की डेथ होने लग गई है और पंडित नेहरू की डेथ 1964 के अंदर हमें होती हुई दिख जाती है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत को कौन संभालेगा और भारत के अंदर किस तरीके की डेवलपमेंट्स होती हैं उसको हम लोग देखते हैं।
फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से द एस विद विच सक्सेशन आफ्टर नेहरू टुक प्लेस प्रूव्ड ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग, कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश थे वो स्पेकुलेशन में बैठे हुए थे और दुनिया भर के जो अलग अलग देश के पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनको लग रहा था कि भैया इंडिया तो अब गया, पंडित नेहरू नहीं है तो शायद इंडिया कोलैप्स कर जाएगा, या फिर यहां पर मिलिट्री का रूल आ जाएगा, या फिर यहां के जो नए लीडर होंगे वो देश को सही तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन भारत की लीडरशिप, भारत के अंदर एक बहुत अच्छा लीडर आ रहा है जो भारत को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता है। When Pandit Nehru passed away, K. Kamaraj, the president of Congress party, है ना, consulted party leaders and Congress members of parliament। तो क्या हुआ दोस्तों कि पंडित नेहरू की डेथ हो गई। पंडित नेहरू के बाद जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, अब ये देश के प्रेसिडेंट नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आपके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आज के टाइम पर बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी आपको एक प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। 1964 के अंदर जब पंडित नेहरू की डेथ हुई है, उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे के कामराज जी। और के कामराज ने क्या किया दोस्तों कि के कामराज ने कांग्रेस पार्टी के जितने एमपीज थे, है ना, उन सभी से बात की और उन सभी से बात कर कर क्या किया दोस्तों कि एक तरीके से ये बोला कि भैया हमें अपने में से ही क्या करना है, हमें अपने में से ही क्या करना है, अपने देश का एक नया जो पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसे कहीं ना कहीं चूज करना है। और एक तरीके से आप देखते दोस्तों कि सब लोग कॉमनली अग्री हुए। कॉमनली अग्री का मतलब क्या है कि सब लोगों ने एक ही आदमी का नाम सेलेक्ट किया, एक ही आदमी का नाम चूज किया और वो है लाल बहादुर शास्त्री। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद अब भारत की जो बागडोर है संभालने जा रहे हैं एलबीएस, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री अपने आप में बहुत जबरदस्त लीडर हैं। बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि ही वॉज एनोनिमसली चूजन एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, के कांग्रेस पार्टी में पंडित नेहरू के बाद शास्त्री जी को सब लोग क्या करते हैं दोस्तों कि बिना किसी, है ना, टेंशन के अपना लीडर अनाउंस करते हैं और वो देश के अब नेक्स्ट पीएम बनने जा रहे हैं। थस बिकेम द कंट्री नेक्स्ट पीएम, और वो देश के अंदर अब अगले देश के प्रधानमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। शास्त्री जी वॉज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, एक ऐसा पॉलिटिकल कैरेक्टर शास्त्री जी थे जो किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर नहीं रहते थे। उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा साफ था, बहुत ज्यादा देशभक्त थे, देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे थे। और पंडित नेहरू के बाद भी आप देखते दोस्तों कि देश को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लीड किया, है ना। फ्रॉम उत्तर प्रदेश आया करते थे एंड ही हैड बीन अ मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट। और पंडित नेहरू की जो मिनिस्टरशिप थी ना, उसके अंदर वो क्या रहे थे, वो मिनिस्टर भी रहा करते थे मैनी ईयर्स तक। पंडित नेहरू हैड टू डिपेंड अलॉट ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो अपने आखिरी सालों में वो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। अगर हम बात करते हैं शास्त्री जी की, शास्त्री जी वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एंड कमिटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, अपने प्रिंसिपल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहे थे। Earlier, he has resigned from the position of railway minister, accepting moral responsibility for a major railway accident। बहुत बड़ी बात है यहां पर। अगर आप देखें, पंडित नेहरू जो थे उनके साथ लाल बहादुर शास्त्री थे और पंडित नेहरू की जो कैबिनेट थी ना, उसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। साउथ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत जबरदस्त रेलवे एक्सीडेंट हुआ। लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम देश के रेल मंत्री थे। उन्होंने मोरली देश के सामने आकर रिजाइन किया और बोला कि भाई मैं इस पोजीशन पर रहने के लायक नहीं हूं, मैं इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे रेल मिनिस्टर होते हुए इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आज के टाइम पर लीडर्स अपनी पोजीशन छोड़ते नहीं है और शास्त्री जी ने क्या किया दोस्तों कि ये बोला कि भैया मैं इस पोजीशन पर रहने के लायक नहीं हूं, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। और उन्होंने मोरली क्या किया कि अपने इस रेलवे एक्सीडेंट के बाद अपनी जो जॉब थी उससे कहीं ना कहीं अपने आप को दूर किया। अब हम यहां पर क्या करें दोस्तों कि अब हम लोग यहां पर और हमारे जो पॉइंट्स होने लग गए उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से इसे देखते हैं। शास्त्री जी वॉज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1964 टू 1960। शास्त्री जी का जो टेन्योर है वो सिर्फ 2 सालों के लिए हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो 1964 से लेकर 1966 तक जो शास्त्री जी हैं वो देश को संभाल रहे हैं। ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप के छोटा सा जो उनका टेन्योर रहा है 2 सालों का, दी कंट्री फेस्ड मेजर चैलेंजेस। इन 2 सालों में भी देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस रहे थे। जैसे वाइल इंडिया वॉज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, भारत के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस थी। यानी कि भारत ने 1962 के अंदर चाइना से लड़ाई लड़ी थी, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी खराब हुई थी। उसी टाइम पर भारत का जो मॉनसून था वो हमें फेल होता हुआ देखने को मिलता है। हमारे देश के अंदर ड्रॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक तरीके से सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। और उसी के साथ साथ हमारे यहां पर जो फूड क्राइसिस है, खाने की भी हमें कमी होती हुई देखने लग गई थी। और ये सारी की सारी चीजें भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। As discussed in the previous chapter, the country also faced a war with Pakistan। और हमें पता है कि 1965 में
लाल बहादुर शास्त्री जी का जो टेन्योर है उसी टाइम पर, शास्त्री जी के टाइम पर हमें इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती हुई दिखती है। और इसी टाइम में शास्त्री जी क्या करते हैं दोस्तों कि शास्त्री जी एक बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जय जवान जय किसान। अभी जो स्लोगन यहां पर दिया गया है, ये जो नारा यहां पर दिया गया है जय जवान जय किसान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शास्त्री जी का ये कहना है कि एक तरीके से 1965 का जो हमारा भारत है इसके अंदर दो ही लोग हैं जो भारत को संभाल सकते हैं। भारत की सुरक्षा, क्योंकि लड़ाई हो रही है पाकिस्तान से, तो वो हमारा जवान करेगा, और भारत के अंदर जो खाने की कमी है, भारत के अंदर जो हमारा फूड क्राइसिस है, उसको हमारा किसान दूर करेगा। ये स्लोगन शास्त्री जी के जरिए दिया गया। सिंबलाइज दी कंट्रीज रिजॉल्व, कि एक तरीके से जो नारा दिया गया था ये सिंबलाइज कर रहा था कि जो हमारे यहां पर दोनों चैलेंजेस आए हैं कि देश में खाने की कमी है और देश के ऊपर टेंशन हो रही है, तो एक तरीके से हमारे किसान हमें खाने की कमी को दूर कराएंगे, हमारे देश में फूड प्रोडक्शन को दूर करेंगे, और जवान देश को संभालेंगे। ये नारा शास्त्री जी ने दिया गया। अब होता क्या दोस्तों कि 1965 की जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान की, उसको इंडिया जीतता है और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जवाब दिया जाता है। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? इसके बाद होता है दोस्तों कि शास्त्री है ना, शास्त्री जो थे, प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन अब्रप्ट एंड, कि शास्त्री जी की जो कहानी है वो अचानक से, हमें अब्रप्ट का मतलब है कि अचानक से एंड होती हुई दिखती है। टाइम है 10 जनवरी 1966, तो 10 जनवरी 1966 का टाइम है When he suddenly expired in ताशकंद, के एक तरीके से अचानक इनकी डेथ हमें होती हुई दिख जाती है, और वो भी कहां होती है? वो भी ताशकंद के अंदर। और ये ताशकंद उस टाइम पर हमें यूएसएसआर का एक शहर होता हुआ दिखता था, जो आज के टाइम पर उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। हमें देखने को मिला दोस्तों कि ही वॉज देयर टू डिस्कस एंड साइन दी अग्रीमेंट विद मोहम्मद है ना अयूब। तो ये जनरल अयूब था पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो और शास्त्री जी के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा था। सोवियत यूनियन का जो ताशकंद शहर है वहां पर ये डिस्कशन हो रहा था, और 1965 की वॉर के बाद आपको देखने को मिलता है कि शास्त्री जी इस पर कहीं ना कहीं साइन करते हैं। देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू एन, और जो मोहम्मद अयूब था ये उस टाइम पर क्या था दोस्तों कि एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान को लीड कर रहा था, संभाल रहा था। अब शास्त्री जी की अचानक देश के बाहर डेथ हो जाती है, और शास्त्री जी की बॉडी को फिर भारत के अंदर लाया जाता है और फिर उनको क्रिमेट किया जाता है। यह कहानी हमने शास्त्री जी के सपोर्ट में देखी। अब हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो 1904 से लेकर 1966 तक उनकी पूरी लाइफ रही। भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रही हैं, फ्रीडम फाइटर रही हैं। 1930 के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि भारत की आजादी में लगे हुए हैं, यूपी से आते हैं, और फर्स्ट इंडिपेंडेंट हमारी जो कैबिनेट हुई थी उसके अंदर मिनिस्टर बनाया गया था। ये इन्हीं के टेन्योर पर आप देखते हैं दोस्तों कि 1956 के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि रेल एक्सीडेंट होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है, तो शास्त्री जी देश के अगले पीएम बनते हैं, और यही जय जवान जय किसान का जो नारा है वो हमारे सामने प्रमोट करते हैं। तो यहां पर हमने भारत के दो बड़े जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, शास्त्री जी और नेहरू जी, उन दोनों की डेथ होती हुई देखी। शास्त्री जी 1966 के अंदर हमें छोड़ के चले जाते हैं, और पंडित नेहरू 1964 के अंदर भारत से है ना उनकी जान हमसे अलग हो जाती है, भारत से वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ये हमने देखा। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और यहां से हमारे सामने आता है दोस्तों कि एक तरीके से फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। Thus the Congress faced the challenge of political succession for second time in 2 years, कि भैया 2 सालों के बाद दोबारा से अब कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल आ गया कि अब who will be the next political leader of कांग्रेस, कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन होगा या फिर देश का अगला पीएम कौन होगा। दिस टाइम देयर वॉज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन, लेकिन इस टाइम 1966 के अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ चुका है, और इस टाइम जो कॉम्पिटिशन है वो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में हमें आता हुआ देखने को मिलता है। मोरारजी देसाई हैड अर्लियर सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे, तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हमारी हुआ करती थी, या फिर जो बॉम्बे स्टेट हुआ करती थी, जो आज का हमारा महाराष्ट्र और गुजरात कहलाता है, वहां के क्या हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, एक लीडर जिनका नाम है मोरारजी देसाई, वो और उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी। इन दो के बीच में कंपटीशन तगड़ा होता है कि शास्त्री जी के बाद अब कौन अगला पीएम बनेगा। एंड ऑल्सो अ मिनिस्टर एट द सेंटर, जो हमारे ये मोरारजी देसाई थे ये सेंटर के अंदर भी मिनिस्टर रहे थे। इंदिरा गांधी दी डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये सेकंड कंपटीशन थी, हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन दी पास्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि वो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट रह चुकी थी। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिला दोस्तों कि वो यूनियन मिनिस्टर थी। कब? वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। शास्त्री जी की जो कैबिनेट थी ना उसके अंदर वो यूनियन मिनिस्टर हुआ करती थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी। दिस टाइम द सेक्शन सीनियर लीडर इन पार्टी डिसाइडेड टू बैक इंदिरा गांधी। और अब क्या हुआ दोस्तों कि एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स थे उन्होंने किसको साथ देने की कोशिश करी, उन्होंने बोला कि हम लोग इंदिरा गांधी को अपना एक तरीके से सपोर्ट देना चाहेंगे।
बट द डिसीजन वॉज नॉट एनॉर्मस। एक तरीके से क्या हुआ दोस्तों कि सब लोग इस बात पर अग्री नहीं थे। कुछ लोगों का यह मानना था कि हमें मोरारजी देसाई को अपना लीडर बनाना चाहिए। दी कॉन्टेस्ट वॉज रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। क्या किया गया दोस्तों कि एक तरीके से जो कांग्रेस के जितने भी एमपीज थे उनसे बोला गया कि आप अपनी इंटरनली वोटिंग कर लीजिए। और यहां पर बोला गया दोस्तों कि जितने भी कांग्रेस के एमपीज थे ये क्या करते हैं दोस्तों कि इंटरनली एक बैलेट के ऊपर अपनी वोटिंग करते हैं, और जिसमें इंदिरा गांधी क्या करती हैं, डिफीट कर देती हैं मोरारजी देसाई को। और उसी के साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि अब जो हमारी इंदिरा गांधी हैं वो क्या बनती हैं, वो एक तरीके से 2/3 के करीब जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे वो उनको अपना लीडर बनाने के लिए तैयार होते हैं। अब पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, कि अब एक तरीके से शास्त्री जी की डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी के जो एमपीस थे उन्होंने अपना एक नेता चुन लिया और वही देश का अब कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर होने जाएगा। और एक तरीके से जो भारत की डेमोक्रेसी है ना, इसके अंदर हमने एक बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी देखी कि अब शास्त्री जी की डेथ के बाद हमारे सामने एक और बड़ा लीडर आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें कि जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ है, अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं, अपने इंडिया के पहले इलेक्शन की बात करते हैं बेटा, जो हमें कब होता हुआ देखने को मिला है, हमारा जो पहला इलेक्शन है वो 1952 के अंदर होता हुआ देखने को मिला। हमारा सेकंड जो जनरल इलेक्शन है वो 1957 के अंदर होता हुआ देखने को मिला। हमारा जो थर्ड इलेक्शन है वो 1962 के अंदर देखने को मिला। और हमारा अब जो नेक्स्ट इलेक्शन था, है ना, कि 1962 के बाद जो हमारा नेक्स्ट इलेक्शन था वो होना था कब भैया, वो होना था 1967 में। लेकिन 1967 से पहले ही भारत के अंदर दो बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई। क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हुई कि एक तो 1964 के अंदर ही क्या हुआ बेटा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना, एक तरीके से उनकी डेथ हो गई। और 1966 के अंदर हमने देखा बेटा कि 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। तो कांग्रेस पार्टी के पास मेजॉरिटी थी और अभी अगले इलेक्शन के लिए हमारे पास एक साल था जो 67 में होना है। और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद एक साल के लिए क्या करा जाता है कि कांग्रेस के जितने भी एमपीज थे, कांग्रेस के जितने भी एमपीज हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना लीडर यानी कि देश का पीएम अपॉइंट करवा रहे हैं किसको, इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी का जो पहला टेन्योर है, इंदिरा गांधी के पास जो पहली बार पावर आती है वो सिर्फ एक ही साल के लिए आ रही है जो 1966 में आती है। और 1966 से 1967 तक वो एक साल तक क्या करती हैं दोस्तों कि देश को संभालती हैं। ये पॉइंट हमने यहां पर देखा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और अब यहां से जो हमारा ये पॉइंट आ रहा है इसकी तरफ हम लोग आपको लेके चलना शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से इसे हम लोग देखते हैं। जैसे इट टुक सम टाइम बिफोर द न्यू प्राइम मिनिस्टर कुड सेटल डाउन, कि इंदिरा गांधी के लिए क्या है दोस्तों कि सेटल हो पाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा था, क्योंकि 66 में वो जीती हैं और उसके अगले ही साल इलेक्शंस होने लग गए। तो इंदिरा गांधी को चीजें समझने में या फिर चीजों से एक तरीके से अपने आप को फेमिलियर कराने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता हुआ देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी हैड बीन अ पॉलिटिकल एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, कि इंदिरा गांधी पॉलिटिकली एक्टिव थी। She had served as a minister under लाल बहादुर शास्त्री। पंडित है ना, नेहरू की जो बेटी हैं इंदिरा गांधी जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो हमारी कैबिनेट थी उसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि वो मिनिस्टर भी रही थी। The senior Congress leader may have supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience would compel her to be dependent on her। देखो कांग्रेस पार्टी के अंदर 1967 के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से, है ना, कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें हमें ये देखने को मिला दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी थी, है ना, कि ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी और इस कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने देखा कि जो पुराने लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोरारजी देसाई को सपोर्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया है। हाँ, हमने ये देखा दोस्तों कि जो इंदिरा गांधी हैं वो एक तरीके से मौजूद हैं, इंदिरा गांधी के पास हमें एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट यहां पर हमें आती हुई देखने को मिलती है वो क्या है कि एक तरीके से जो इंदिरा गांधी है ना वो क्या थी दोस्तों कि उनके पास उतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, मोरारजी देसाई के पास ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स हैं उनका ये मानना था, क्या मानना था कि कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स थे ना उनका ये कहीं ना कहीं मानना था कि हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इंदिरा गांधी फिर हम पर ही डिपेंडेंट रहेंगी और सारी की सारी चीजें वो हमारे सपोर्ट से ही हासिल करेंगे, उनको हमारी गाइडेंस की जरूरत होगी। विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, कि इंदिरा गांधी जब एक साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, इंदिरा गांधी हैड टू लीड द पार्टी टू लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं 1967 में। हमारे चौथे इलेक्शंस हमें होते हुए जाने को मिलेंगे जिसमें इंदिरा गांधी लेके जाएंगी। अराउंड दिस टाइम द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री हैड फर्दर डिटेरियोरेटेड, और 1967 तक आते आते भारत के हालात और खराब हो चुके हैं। एडिंग टू दी प्रॉब्लम्स, और भारत के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, फेस विद मैनी डिफिकल्टीज, है ना। और इसी वजह से कि 1967 तक आते आते भारत के अंदर हालात खराब हो गए हैं और इंदिरा गांधी की जो इमेज है ना वो एक तरीके से क्या हो गई दोस्तों कि उतनी अच्छी नहीं है। और जो लोग हैं वो इंदिरा गांधी से या फिर कांग्रेस पार्टी से गुस्सा है और लोग एक तरीके से इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप क्वालिटीज है ना उसको अच्छा नहीं मान रहे हैं 1967 के टाइम में जब इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी हमें जाती हुई देखने को मिलती है। अब यहां पर हम लोग इंदिरा गांधी का जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उनकी जो पूरी की पूरी इमेज है उसको देख लेते हैं।
बात की जाती है, प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा गांधी 1966 से 1967 तक। सबसे पहले तो यही देखते हैं बेटा, 1966 से 1967 तक, पहला तो एक साल इनका टेन्योर रहा, और फिर 1967 से लेकर 1977 तक ये पूरे भारत के अंदर क्या करेंगी दोस्तों कि लगातार लगातार इलेक्शंस हमें जीतते हुए देखने को मिलेंगी। ये क्या है दोस्तों कि फिर दोबारा से भारत के अंदर पीएम बनती हैं। कब पीएम बनती हैं? ये बनती हैं 1980 से 1984 के बीच में। पंडित नेहरू की ये बेटी रही हैं और कांग्रेस के अंदर आजादी की लड़ाई में भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। कांग्रेस के अंदर वर्कर के तौर पर काम किया था। कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनी है 1958 के अंदर। मिनिस्टर रही हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की कैबिनेट में 64 से 66 के बीच में। और उसी के साथ साथ जब ये 1971 के अंदर देश को लीड करती हैं, तो ये क्या करती हैं दोस्तों कि एक तरीके से पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा देती हैं। पाकिस्तान को इन्होंने हरवाया था, इन्होंने ही प्रीवी पर्स जो होता है उसको डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है, वो हटवाया था। और इनके यहाँ पर ये जो बैंक थे ना, प्राइवेट बैंक्स, उनको सरकारी बैंक्स बनाया गया था और इनको असैसिनेटेड कर दिया जाता है 30 अक्टूबर 1984 को। तो ये भारत की तीसरी प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का जो हमारा ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, और जो इंदिरा गांधी का जो हमारा ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल इमेज थी, है ना, उनकी जो कहानी थी, उनको हमने यहां पर एक एक कर देखा। अब बात करते हैं हम लोग अपने चौथे जनरल इलेक्शन के बारे में। हमने ये देख लिया दोस्तों कि 1967 का जो माहौल है वो कांग्रेस के फेवर में नहीं है। इंदिरा गांधी जैसा एक नया चेहरा देश के लोगों के सामने है, और क्या इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस पार्टी है लोग उनको पसंद करेंगे या फिर उनको सारी चीजें मिलेंगी, उसको हम लोग एक एक कर यहां पर देखते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो हमारा ये फोर्थ जनरल इलेक्शन होने लग गया है 1967 में, इसके अंदर किस तरीके की डेवलपमेंट्स हमें आती हुई देखने को मिलती हैं। तो अगर देखा जाए, The year 1967 is considered a landmark year in India's political and electoral history। तो भारत की राजनीति के अंदर जितना भी हमारा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि ये जो 1967 का इलेक्शन होने लग गया है, ये एक ऐसा इलेक्शन है जो पूरे पूरे तौर पर भारत की पॉलिटिक्स को बड़े लेवल पर हमें चेंज करता हुआ देखने को मिलता है। In chapter 2, you read about how the Congress party was dominant political force throughout the country from 1952 onwards. This trend was undergone significantly changes into the 1967 election. देखिए हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब 1952 का इलेक्शन था, हमें यह पता है कि जब 1957 का इलेक्शन था, और हमें यह पता है कि जब 1962 का इलेक्शन था, भैया कांग्रेस के सामने कोई नहीं खड़ा हुआ था। कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत पार्टी थी और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। और शुरुआत के जो हमारे ये 3 जनरल इलेक्शन रहे हैं, इलेक्शन नंबर 1, 2, 3, इन शुरुआत के तीनों जनरल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस था, और उसे ही हम लोग कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन 1967 का ये जो हमारा इलेक्शन हमें होता हुआ आने लग गया है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चेंज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा कि एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो हारने लग जाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था वो कम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन के जो इलेक्शन है उसकी पूरी की पूरी सिचुएशन और पूरी की पूरी कहानी क्या है उसको हम लोग यहां पर देखना शुरू करते हैं, और अच्छे तरीके से हम लोग यहां से आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। In the year leading up the fourth general election, the country witnessed major changes। कि 1967 का जो इलेक्शन हमें होता हुआ होने लग गया है, इसके अंदर अगर आप देखते हैं दोस्तों तो हमें बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो चेंज यहां पर हमें आता हुआ देखने को मिलता है कि 2 प्राइम मिनिस्टर हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन। कि एक तरीके से 1964 के अंदर पंडित नेहरू की डेथ हो जाती है, और 1966 के अंदर आपको देखने को मिलता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। तो इंडिया ने बहुत छोटे स्पैन के अंदर विद इन 2 इयर्स अपने 2 बहुत ही प्रोमिनेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनको खो दिया था, है ना। एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वाज बीइंग सीन एज द पॉलिटिकल नाइव। अब यहां पर देखा गया कि 1966 के बाद जो इंदिरा गांधी को हम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर आते हुए देखते हैं, उन्हें उस टाइम पर पॉलिटिकल नाइव कहा जा रहा है। यहां इसका मतलब क्या है, एक तरीके से उनको, नाइव का मतलब होता है मासूम, कि वो उतनी ज्यादा क्या है दोस्तों के पॉलिटिकली मजबूत नहीं है, वो मासूम है और शायद उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। इस तरीके का फिनोमेना हमें इंदिरा गांधी के बारे में आता हुआ देखने को मिलता है। Had been in office less than a year। और इंदिरा गांधी जो थी वो एक तरीके से उतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाई थी। 1966 से 1967 तक सिर्फ एक ही साल उनको मिला था संभालने के लिए, और 1967 में हमें इलेक्शंस की तरफ कांग्रेस पार्टी और भारत के जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो जाती हुई देखने को मिलती हैं।
You will recall from the discussion in the chapter 3 and in the previous section of this chapter that the period was fought with the grave economic crisis. So, इसी टाइम ड्यूरेशन में हमने देखा है दोस्तों कि 1967 का ये जो हमारा टाइम पीरियड हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें भारत के सामने ना बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। एक बड़ी डिफिकल्टी जो यहां पर हमें आती हुई दिखती है दोस्तों कि इस टाइम तक हमारे भारत के अंदर जो मॉनसून था, यानी कि बारिशें सही टाइम पर नहीं हो रही थी। हमारे यहां पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जो ड्राउट है, मतलब कि हमारे यहां पर सूखा पड़ जाता है बारिश के ना होने से। उसी के साथ साथ हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमें डीप डाउन होता हुआ दिखता है। और खाने की पैदावार ना होने से, है ना, खेती पर फर्क होने की वजह से हमारे यहां पर फूड शॉर्टेज यानी कि खाने की भी कमी हो जाती है। तो 1967 का टाइम एक ऐसा टाइम हो चुका है भारत के सामने जिसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिल रही हैं। और इस टाइम पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे यहां पर मॉनसून खराब हो चुके हैं, हमारे यहां पर बारिशें हो नहीं रही हैं, हमारे यहां पर सूखा पड़ चुका है, हमारे यहां पर खेती बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, हमारे यहां पर खाने की कमी हो चुकी है। और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास डॉलर था ना, उसकी जो एक तरीके से मजबूती होती हुई दिखती है। और भारत के जो फॉरेन रिजर्व थे, जो डॉलर हमारे पास था, वो एक तरीके से हमारे पास खत्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है। और उस टाइम पर हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, है ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था। combined with the sharp rise in military expenditure and divisional of resources from the planning economic development। और हमने क्या किया था दोस्तों कि 1962 के वॉर को देखा जो चाइना के साथ हुआ, और फिर 1965 में पाकिस्तान के वॉर को देखा। तो उसके बाद हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने सारे रिसोर्सेज को मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे ही खर्च कर दिया था। तो ज्यादातर जो रिसोर्सेज थे जो देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाने थे वो मिलिट्री पर खर्च होने लग गए थे। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी इकोनॉमी थी ना वो भी ज्यादा अच्छे नहीं कर रही थी। देश में मॉनसून खराब, देश में सूखा पड़ा हुआ है, देश में खाने को नहीं है, देश के अंदर फैक्ट्रीज में लोगों के पास काम नहीं है, देश के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है उसका ज्यादातर खर्चा हमारी मिलिट्री पर जा रहा है, हमारी आर्मी पर जा रहा है, और देश के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। इस तरीके की चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा दोस्तों कि वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डिवैल्यूट द इंडियन रूपी अंडर व्हाट वाज सीन टू बी अ प्रेशर फ्रॉम यूएस फॉरेन। अर्लियर $1 could be purchased from less than ₹5, but after that it became ₹7। तो क्या हुआ, हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इंटरनेशनल करेंसी जो होती है, जो हमें ग्लोबली चलती हुई देखने को मिलती है ना, इसको एक बार हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा कि 1967 के आसपास का जो हमारा टेन्योर हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो $1 है ना, कि जो $1 था वो ₹5 के अंदर कन्वर्ट हो जाया करता था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाया गया इंडिया के ऊपर, और इंडिया को अपने रुपए की वैल्यू को डीवैल्यू करना पड़ा। और जो $1 था फिर उसके अंदर हम ₹7 के करीब आते हुए देख रहे हैं, है ना। ये हमने यहां पर बनता कि ₹7 बनकर एक डॉलर बनेगा, ये हमने आता हुआ देखा। अच्छा, ये जो हमारा डॉलर मजबूत हुआ और इंडियन रुपी कमजोर हुआ, इसके पीछे के पीछे स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली जब भी ये बोला जाता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, या फिर जब भी हम लोग बोलते हैं कि इंडियन रुपी कमजोर हो रहा है, तो किसी भी कंट्री के करेंसी के मजबूत होने का सिंपल लॉजिक यही है कि वहां पर आपको गोल्ड रिजर्व कितने देखने को मिल रहे हैं, है ना, कि गोल्ड कितना है। अगर आपकी कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड होगा तो इसका मतलब है आपकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आपके पास गोल्ड कम होगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू हो जाएगी। तो पहले हमने देखा दोस्तों कि अमेरिका की प्रेशर की वजह से इंदिरा गांधी को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, उनको रुपए की वैल्यू को डीवैल्यू करना पड़ा। पहले हमें आप देखते हैं दोस्तों कि $1 से, है ना, हासिल हो रहे थे, है ना, और फिर वो ₹7 के आसपास हमारा बनता हुआ हमें देखने को मिला। तो रुपए की वैल्यू हमने डीवैल्यू होती हुई देखी। एक बड़ा डिसीजन इंदिरा गांधी के जरिए उस टाइम पर लिया गया। फिर हमें देखने को मिलता है क्या, द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज, के एक तरीके से जो हमारे यहां पर इकोनॉमिक सिचुएशन थी उससे हमारे यहां पर प्राइस राइज यानी कि महंगाई बढ़ती हुई दिखी। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। और भारत के अंदर जो भी खाने पीने की कमोडिटीज थी वो हमें महंगी होती हुई देखने को मिलती हैं। एक तो पहले से ही खाना कम था, और अब खाना हमारे यहां पर बहुत ज्यादा आप देखते हैं दोस्तों कि महंगा होता चला गया। उसी टाइम पर देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोगों के पास काम नहीं थे, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री वाज वेरी बैड। तो भारत के लिए क्या था दोस्तों, उस टाइम पर 1967 का जो टेन्योर हमारा देखने को मिलता है, उस टाइम पर एक तरीके से एक ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं है। देश के अंदर अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज्यादा हैं, देश के अंदर खाने की कमी है, देश के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है, देश के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारा एग्रीकल्चर कमजोर हो चुका है, हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी हैं, हमारा जो रुपए था उसकी करेंसी हमें डीवैल्यू होती हुई देखने को मिल रही है। तो लोगों में कहीं ना कहीं
कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर गुस्सा आता हुआ देखने को मिलता है। भंस एंड हड़ताल्स वर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली, कि उस टाइम पर हमें देखने को मिलता था कि छोटे छोटे इश्यूज पर या फिर छोटी छोटी बातों पर भारत के अंदर बंद होते हुए हमें देख रहा था, हड़तालें होती हुई देखने को मिल रही थी, और इसकी वजह से भी ना देश के अंदर कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती हुई दिखती थी। The government saw the protest as the law and order problem and not the expression of people's problem. This further increased public bitterness and reinforced popular unrest. तो क्या हुआ दोस्तों कि 1967 तक आते आते एक तरीके से हमें यह देखने को मिल गया कि जो लोग थे ना, वो अपनी परेशानियों की वजह से सड़कों पर आ रहे थे और सरकार से बोल रहे थे कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करे, कि पब्लिक काम नहीं हासिल कर पा रही है, सरकार लोगों को काम दे, देश के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या देखा दोस्तों कि गवर्नमेंट ने जब लोगों को सड़कों पर आते हुए देखा तो ये माना कि ये यहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, ये देश के अंदर क्या कर रहे हैं दोस्तों कि सिर्फ हड़तालें कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने लोगों की जो रियल इश्यूज थे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से गवर्नमेंट के और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि जो लोगों के रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा खट्टे हो गए, बिटरनेस है ना, यहां पर हमने देखी कि लोगों के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए गवर्नमेंट के साथ। और इसी वजह से जो आगे का सिनेरियो होता है 1967 के बाद, वो कांग्रेस के फेवर में हमें आता हुआ देखने को नहीं मिलता है ना। तो देश के अंदर जो माहौल है सेट हो चुका है, और जो लोग हैं वो इंदिरा गांधी से या फिर इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज रही थी 1967 तक आते आते उनसे खुश नहीं है, और देश के अंदर माहौल ऐसा है कि लोग इंदिरा गांधी को पसंद ज्यादा नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पर हुआ क्या, The communist and the socialist parties launched struggle in greater equality। वहीं पर हमने देखा दोस्तों कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी और उसी के साथ साथ जो सोशलिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने क्या किया दोस्तों कि ग्रेटर इक्वालिटी की बात। ग्रेटर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हम सभी के बीच में जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है ये खत्म होना चाहिए, हम सभी लोगों को साथ मिलकर चलना चाहिए। कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट्स आती हुई देखने को मिली। You will read in the next chapter about this how a group of communists who separated from the Communist Party of India from the Communist Party of India led armed allegation struggle and organized। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा आने वाला चैप्टर होगा ना उसी के अंदर ये देखेंगे कि 1962 के अंदर आपको देखने को मिलता है कि इंडिया चाइना की वॉर होती है, और इंडिया चाइना की वॉर के बाद हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से जो हमारी सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसी से एक ग्रुप बन जाएगा जिसे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहते हैं। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट जो है क्या करेगा, भारत की सरकार के खिलाफ और भारत देश के खिलाफ हथियार उठाकर पूरा का पूरा माहौल खराब करेगा। और इसी टाइम ड्यूरेशन में ना हिंदू मुस्लिम्स के बीच में भी आपको राइट्स होते हुए देख रहे हैं। तो भैया माहौल 1967 का भारत के अंदर अच्छा नहीं है, देश के अंदर लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं है। 1967 के अंदर इंदिरा गांधी देश को लीड कर रही थी, लेकिन वो एक तरीके से उतना ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई हैं। देश के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है, देश के अंदर खाने की कमी है, देश के अंदर इंडस्ट्रीज खराब हो चुकी हैं, देश के अंदर हमें एक तरीके से देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर हमारा तबाह हो चुका है, डॉलर मजबूत हुआ है, हमारा इंडियन रुपी कमजोर हुआ है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तरीके से जो सोशलिस्ट लोग हैं उन्होंने भारत के अंदर जो लोग हैं उनको प्रवोक करना शुरू कर दिया है, और लोगों के दिल में गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा भर चुका है, और उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम राइट्स भी है ना वो बढ़ने लग गए। तो भैया देश का माहौल अच्छा नहीं है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए कि जो लोग हैं अगर वो अपनी गुस्सा है ना अगर वो सरकार की तरफ रखते हैं तो सरकार भी उनकी बातों को उतने अच्छे तरीके से नहीं सुन रही है, तो लोग गुस्से में है। 1967 का इलेक्शन आ चुका है, अब क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। और उसी के साथ साथ हमारे सामने एक थॉट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। अब ये नॉन कांग्रेसिज्म क्या है और इस नॉन कांग्रेसिज्म को किनके जरिए पेश किया गया है, या फिर नॉन कांग्रेसिज्म से हम लोग क्या समझते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने देखते हैं। देखिए नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब क्या है दोस्तों कि जिस सिचुएशन कुड नॉट हैव बीन रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द पार्टीज पॉलिटिक्स, की एक तरीके से देश के अंदर माहौल खराब है, देश के अंदर लोग गुस्से में हैं, देश के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है, देश के अंदर लोगों के पास काम नहीं है, देश के अंदर लोग खाने की सिंपल चीजों के लिए एक तरीके से परेशान हैं। तो ओपोजिशन पार्टीज ने इन बातों को देख लिया, और जो ओपोजिशन पार्टीज थी उनको समझ में आ गया कि भाई ये अच्छा मौका है, हम इंदिरा गांधी को यहां पर काउंटर कर सकते हैं, हम कांग्रेस पार्टी को यहां पर कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। और क्या हुआ दोस्तों कि जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज थी वर इन फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट, के लोगों में जो गुस्सा था उस गुस्से को आगे बढ़ाने में, या फिर लोगों को एक तरीके से क्या है दोस्तों कि इकट्ठा करने में, या फिर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में, ये जो ओपोजिशन पार्टीज थी ना इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया गवर्नमेंट पर, यानी कि इंदिरा गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर। पार्टीज अपोज द कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स कुड कीप कांग्रेस इन पावर। उसी के साथ साथ 1967 तक आते आते ना एक ये भी नोशन हमारे सामने आ गया कि जितनी भी हमारी ओपोजिशन पार्टीज थी इनको ये बात रियलाइज हो गई कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अलग अलग हैं। जैसे हमें देखने को मिला, जैसे भारतीय जनसंघ हुआ,
हमें देखने को मिला दोस्तों कि हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुई, हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुई, हमारी स्वतंत्र पार्टी हुई, या फिर और भी जो हमारी कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज हुई, ये सारी की सारी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनको रियलाइज हो गया कि भैया हम सभी लोग अलग अलग बटे हुए हैं, और इसीलिए हमारा जो वोट है ना वो कट जाता है और कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं ज्यादा वोट्स आ जाते हैं। अगर हम इकट्ठा हो जाएं और एक ग्रुप बन जाएं तो हम लोग कांग्रेस को काउंटर कर सकते हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ अच्छे तरीके से आ सकते हैं। ये इस तरीके का थॉट हमने देखा। अब क्या हुआ? Thus, parties that were entirely different, desperate in their programs and ideologies, got together from anti-Congress fronts and same states and entered the electoral arrangement. अब क्या हुआ दोस्तों कि 1967 का जो इलेक्शन है वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त चेंज लेता हुआ आता हुआ देखने को मिलता है कि अलग अलग आइडियोलॉजी वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे भारतीय जनसंघ की सोच अलग तरीके से है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सोच अलग तरीके से है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सोच अलग तरीके से है, स्वतंत्र पार्टी की सोच अलग तरीके से है, और भी जो हमारी और छोटी मोटी ओपोजिशन पार्टीज थी इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी। लेकिन कांग्रेस को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं अब ये इकट्ठा आएंगे और अपने कुछ ग्रुप्स फॉर्मेट करेंगे और कांग्रेस को पावर से दूर करने की कोशिश करेंगे। They felt that inexperience of Indira Gandhi and the internal fractions within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress। एक तरीके से 1967 तक आते आते ऑपोजिशन पार्टीज को पहली बात तो ये समझ में आई कि अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारा वोट इकट्ठा रहेगा, हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ एमपीज और एमएलएज आएंगे और हमारे को पावर हासिल हो सकती है, हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। दूसरी बात ये भी समझ में आ गई थी कि 1967 तक ऑपोजिशन पार्टीज ने रियलाइजेशन दिखा दी थी और उनको ये समझ में आ गया था कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी को लेकर एक अच्छा थॉट नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अंदर माहौल सही नहीं है, और इंदिरा गांधी उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक इनएक्सपीरियंस लीडर साबित हो रही थी 1967 में। इसीलिए ऑपोजिशन लीडर्स को लगा कि भैया अच्छा मौका है, इकट्ठे हो जाओ और कांग्रेस के खिलाफ क्या करो, अपने आप को इकट्ठे से आगे बढ़ाओ। अब ये जो नॉन कांग्रेसिज्म है, ये जो थॉट था या फिर ये जो अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा लेकर चलना है, इस थॉट को दिया था एक सोशलिस्ट लीडर ने जिनका नाम है राम मनोहर लोहिया। और राम मनोहर लोहिया ही वो आदमी है जो क्या करते हैं, नॉन कांग्रेसिज्म की बात करते हैं। इन्होंने ये जो नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया दिया था, इसका मतलब क्या था बेटा कि उनका ये बोलना था कि कांग्रेस का जो रूल रहा है कि शुरुआत के जो 3 इलेक्शंस रहे हैं भारत के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस अनडेमोक्रेटिक रही है। उन्होंने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के साथ अपने देश को नहीं चलाया है और उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनकी बात को नहीं सुना है और उसी के साथ साथ जो ऑर्डिनरी लोग हैं ना उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो राम मनोहर लोहिया जी का ये एलिगेशन कांग्रेस पर लगना शुरू होता है 1967 में, और वो बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अमीरों का ही ध्यान रखा गया है, सिर्फ ये प्रो रिच पार्टी है जिसके अंदर अमीरों की तरफ ही ध्यान रखा गया है, और इसीलिए जो हमारी ये ऑर्डिनरी पार्टीज हैं, जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, छोटी मोटी पार्टीज हैं, इनको इकट्ठा होना होगा। इनको इकट्ठा होना होगा किस लिए? इनको इकट्ठा होना होगा डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, है ना, ताकि एक तरीके से जो लोग हैं दोस्तों कि वो ऑपोजिशन पार्टीज को जिता सकें। अब यहां पर हम लोग राम मनोहर लोहिया जी के बारे में जान लेते हैं। तो राम मनोहर लोहिया जी हैं भैया, है ना, आपको देखने को मिलता है कि सोशलिस्ट लीडर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उसी के साथ साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 के अंदर बनी थी, कांग्रेस के अंदर ही होते हुए उसको इन्होंने बनाया था। आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि फिर ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं 1948 में और फिर सोशलिस्ट पार्टी को बनाते हैं और फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को भी बनाते हैं। ये मेंबर ऑफ लोकसभा रहे हैं 1963 से लेकर 1967 तक, और 1967 के अंदर ही ये क्या करते हैं दोस्तों कि एक तरीके से एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग नॉन कांग्रेसिज्म के नाम से जानते हैं। इनका मतलब ये था कि कांग्रेस को अगर पावर से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इकट्ठी हो। और 1967 में जब इन्होंने ये आइडिया पेश किया है उसी टाइम पर इनकी डेथ हो जाती है। और एक तरीके से ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये एडवोकेसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड अपोजिशन ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारे ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं ना उनको रिजर्वेशन देने की बात भी करते हैं राम मनोहर लोहिया जी। तो ये जो नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया था वो लोहिया जी ने पेश किया, और लोहिया जी का जो ये आइडिया था, अब इसी के अकॉर्डिंग भारत के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी और हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हमें करती हुई दिखाएंगी। चलिए एक एक कर उनके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं कि क्या बड़ी डेवलपमेंट्स अब होंगी। होता क्या है, इलेक्टोरल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि अब एक तरीके से इलेक्शन सेट हो चुका है, देश का माहौल क्या है वो हमने जान लिया, लोग इंदिरा गांधी से खुश नहीं है और जो अपोजिशन पार्टीज है वो कहीं ना कहीं इकट्ठी हो चुकी हैं, और अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। क्या कांग्रेस हारेगी, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? चलिए एक एक कर देखते हैं। देखने को आता है दोस्तों कि इट वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाईलाइटेड पॉपुलर डिसकनेक्ट and the
polarization of political force that four general election to the Lok Sabha and the state assemblies were held in the February 1967. The Congress was facing the electoral for the first time without Nehru. तो भैया 1967 का इलेक्शन होने लग गया है और 1967 के अंदर लोग इंदिरा गांधी से गुस्सा हैं। लोगों का यह मानना है कि इंदिरा गांधी ने सही तरीके से एक साल के अंदर देश को नहीं संभाला है। देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देख ली हैं। अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा हो चुकी हैं और उसी के साथ साथ ये पहला इलेक्शन होने जा रहा है जब जो कांग्रेस पार्टी है वो पंडित नेहरू के बिना लोकसभा के इलेक्शन में लड़ने जा रही है। द रिजल्ट जॉटेड कि एक तरीके से जब रिजल्ट आया ना उसने सबका मुंह क्या कर दिया दोस्तों के खोला का खुला छोड़ दिया। ऐसा रिजल्ट आया जो कांग्रेस के फेवर में नहीं था। कांग्रेस एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल है ना लॉस्ट सो मेनी पास। तो जो कांग्रेस पार्टी है स्टेट इलेक्शंस के अंदर भी आपको देखने को मिलता है कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है। हालांकि सेंटर के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है लेकिन देखने को यह मिलता है कि कांग्रेस के जो नंबर ऑफ एमपीज थे वो बहुत ज्यादा हमें कम आते हुए देखने को मिलते हैं। Many contemporary political observers described the election result as the political earthquake। अब यहां पर एक वर्ड आया है कि इसे political earthquake बोला जाता है, यानी कि इससे पहले के जो इलेक्शंस रहे 1952 वाला इलेक्शन, 1957 वाला इलेक्शन, 1962 वाला इलेक्शन, भैया उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस है। उसे कांग्रेस का एक तरीके से क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कांग्रेस सिस्टम बोला जा रहा है कि कांग्रेस के सामने कोई टिक नहीं पा रहा। लेकिन 1967 का इलेक्शन कांग्रेस की इस पावर को, कांग्रेस के इस पावर के स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं धराशायी करता है और ये कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल अर्थक्वेक के तरीके से होता है कि कांग्रेस की जो पावर थी वो शेक हो चुकी है, वो गिर चुकी है, अर्थक्वेक आया है जिसने कांग्रेस को हिला कर रख दिया है। The Congress did manage to get a majority in लोकसभा के अंदर किसी तरीके से कांग्रेस की मेजोरिटी मिल जाती है, बट विद द लोवेस्ट सीट। लेकिन जो सबसे यहां पर जो उनकी मेजोरिटी आई है वो सबसे कम सीट्स उनके पास आई है। 1952 के बाद से जो तीनों इलेक्शंस हुए इसमें ये हमेशा आपको दिखता है दोस्तों कि 300 प्लस रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन 1967 के इलेक्शन के अंदर बहुत अच्छे नंबर से कांग्रेस पार्टी क्या करती है दोस्तों कि अपनी सीट्स हासिल नहीं कर पाती है। इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड। और आप देखा जाए दोस्तों कि इंदिरा गांधी के जो मिनिस्टर्स रहे थे 1967 के अंदर, जो इंदिरा गांधी के अलग अलग मिनिस्टर्स थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो भी हमें हारते हुए देखने को मिलते हैं। दी पॉलिटिकल स्ट्रगल हु लॉस्ट इन देयर, तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, जो बड़े बड़े कद्दावर नेता कहे जाते थे, वो भी हमें हारते हुए देखने को मिलते हैं 1967 का इलेक्शन। के कामराज जो तमिलनाडु से आते थे ये हार जाते हैं, एस के पाटिल जो महाराष्ट्र से आते हैं ये हारते हैं, अतुल घोष जो वेस्ट बंगाल से आते हैं वो हारते हैं, और के बी सहाय जो बिहार से आते हैं ये भी हमें हारते हुए दिखते हैं। और ये कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ, हमें यहां पर देखने को मिला कि पूरे के पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट तो है वो कांग्रेस की बन जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर टोटल 9 ऐसी स्टेट्स हो जाएंगी जिसे कांग्रेस क्या कर जाएगी दोस्तों कि जिसे कांग्रेस हमें हारती हुई देखने को मिलेगी। एंड इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम, पहले इलेक्शन से लेकर देश की आजादी से पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अब हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 9 स्टेट्स हमें हारती हुई देखने को मिल रही है। कौन कौन सी स्टेट्स हार जाता है, पंजाब हुआ, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उसी के साथ साथ मद्रास और केरला, है ना। तो ये कुछ 9 स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं जहां कांग्रेस हार जाती है। अब इनको और अच्छे तरीके से यहां पर हम लोग आपके सामने देखेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग अपने इन टॉपिक्स की, इन बातों को समझना शुरू करते हैं। होगा क्या, ध्यान से देखा जाए, होता यह है दोस्तों कि दी ड्रामेटिक नेचर ऑफ द पॉलिटिकल चेंज वुड बी मोर एपरेंट टू यू एट द स्टेट लेवल, कि सबसे जबरदस्त जो बदलाव या फिर जो सबसे बुरे लेवल पर हमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस आती हुई देखने को मिलती है वो स्टेट इलेक्शन के अंदर आती हुई देखने को मिलती है। दी कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन एज मैनी 7 स्टेट। तो शुरुआत में देखने को मिलता है कि कांग्रेस 7 स्टेट्स को हार जाती है, 7 स्टेट्स कांग्रेस हारती है। एंड इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शन प्रिवेंटेड ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। और 2 स्टेट जो होती हैं, जो 2 राज्य होते हैं, वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों कि वहां पर एक तरीके से डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बन पाती। अब डिफेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, है ना। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। दल बदल का मतलब क्या है, मान लीजिए कि किसी स्टेट के अंदर, कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएस थे, है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि वो कितने हैं, टोटल है मान लीजिए 60, और गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने कितने चाहिए दोस्तों, गवर्नमेंट बनाने के लिए भी आप देखते हैं दोस्तों कि 60 सीट्स चाहिए, है ना। कि कोई स्टेट है वहां पर अगर किसी पार्टी के 60 एमएलए जीते हुए हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट बना ले। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के 60 एमएलए जीते हुए हैं, अब कांग्रेस की यहां पे गवर्नमेंट बन जाए, मगर क्या हुआ कि जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कांग्रेस के एमएलएस को बोला कि आ जाओ, हमारी तरफ आओगे तो हम तुम्हें पावर दे देंगे, पैसा दे देंगे। और इनमें से अगर 2 भी एमएलए चले गए, 58 नंबर हो गया अगर कांग्रेस का, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो यहां पर हमने यही देखा कि 2 स्टेट जो थी वहां पर हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही थी,
लेकिन होता क्या है दोस्तों कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज की वजह से कुछ कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो क्या करते हैं, वो कांग्रेस से छोड़कर अपने आप को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जोड़ लेते हैं, है ना। और डिफेक्शन की वजह से 2 स्टेट्स और टोटल हमारी जो 9 स्टेट्स हैं वो कांग्रेस क्या करती है दोस्तों कि हमें हारती हुई देखने को मिलती है। कांग्रेस की सीट्स इन 9 स्टेट्स के अंदर नहीं बन पाती है। These 9 states were the Congress lost। तो कांग्रेस के जो 9 राज्य कांग्रेस हारती है वो कौन कौन से हैं बेटा, हमें देखने को मिलता है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मद्रास, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उसी के साथ साथ हमारा केरला। बात अगर हम करते हैं मद्रास की, जिसे हम लोग आज का तमिलनाडु कहते हैं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये जो हमारा तमिलनाडु हमें देखने को मिलता है उस टाइम का मद्रास था। रीजनल पार्टी, कि भारत के अंदर पहली बार ऐसा होने जा रहा है 1967 के अंदर एक रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी का मतलब कि वो सिर्फ इसी रीजन के अंदर लड़ती है, सिर्फ मद्रास के अंदर या फिर तमिलनाडु के अंदर लड़ती है, जिसका नाम है द्रविड़ मुन्नदा कज़गम। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग डीएमके कहते हैं। ये पहली बार ऐसा हमें होता होने जा रहा है कि ये क्या है दोस्तों कि इनको पूरी मेजोरिटी मिलती है। देखो आप देखते हैं दोस्तों कि 1967 के अंदर ये जो हमारा मद्रास है, यहां पर जो डीएमके है द्रविड़ मुन्नदा कज़गम, ये क्या करने जा रहे हैं दोस्तों कि इनको क्लियर मेजोरिटी मिल गई है और ये अपने दम पर यहां पर क्या करने जा रहे हैं दोस्तों कि अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है, जो इससे पहले कभी नहीं हुई। The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by the students against the center on the issue of imposition of Hindi as the official language। तो एक तरीके से जो DMK पार्टी थी, जो मद्रास या फिर उस टाइम का जो हमारा तमिलनाडु था वहां पर काम कर रही थी, वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं और उनका मानना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो इंदिरा गांधी है वो हिंदी उनके ऊपर इंपोज करती हैं। तो अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए डीएमके के जो स्टूडेंट्स थे वो एक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं। लोग तमिलियंस थे, वहां के तमिल लैंग्वेज को बोलते थे, तो वो डीएमके पार्टी को लैंग्वेज की वजह से ज्यादा सीट्स मिलती हैं, वोट मिलते हैं और देश के अंदर द्रविड़ मुन्नदा कज़गम ये सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी होने जा रही है जो एक स्टेट के अंदर, है ना, बिना कांग्रेस की मदद की या फिर बिना किसी और की मदद के खुद अपने लेवल पर गवर्नमेंट बनाती हुई हमें देखने को मिलती है। This was the first time that any non-Congress party had secured a majority on its own in any state। और ये ऐसा पहली बार हमें होता हुआ दिखा। इन दी अदर 8 स्टेट, तो अगर हम लोग उसके अलावा जो 8 स्टेट्स की बात करते हैं तो एक स्टेट के अंदर तो कंप्लीटली डीएमके की हमें गवर्नमेंट बनती हुई दिखती है कि मद्रास के अंदर या फिर तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा जो हमारी 8 बची हुई स्टेट्स हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो यहां पर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन का मतलब कि अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठा होकर गवर्नमेंट बनाती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज। तो बहुत सारी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं वो इकट्ठा होकर क्या करती हैं दोस्तों कि अपने कुछ ग्रुप्स बनाती हैं और उनके जरिए ही हमारी पार्टी बनती है। अ पॉपुलर सेइंग दैट वाज that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through any single ruled state। It was a very strange feeling for those who had seen Congress into power for many years। तो एक तरीके से उस टाइम पर एक कहावत चला करती थी कि भैया अगर आप 1967 के स्टेट इलेक्शन के बाद अगर दिल्ली से चलते हैं ट्रेन में और दिल्ली से चलते हुए अगर आप हावड़ा आते हैं वेस्ट बंगाल, तो आपको कोई भी कांग्रेस शासित स्टेट नहीं दिखेगा, सारे के सारे नॉन कांग्रेस स्टेट दिखते हैं। और ये ऐसा लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ये ऐसा पहली बार हुआ था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप लार्जली देखें तो कांग्रेस के पास पावर आई ही नहीं थी। अब ये जो 9 अलग अलग स्टेट्स हैं, इनमें से हमने मद्रास की कहानी को देख लिया कि यहां पर तो डीएमके को कंप्लीट मेजोरिटी मिली थी। सर बाकी के जो स्टेट्स रहे, यहां पे जो हार्डली हमारे नॉर्थ स्टेट्स, ये जो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स रहे, यहां पर किस तरीके की गवर्नमेंट बनी थी और क्या कांग्रेस खत्म हो गई है, क्या कांग्रेस ओवर हो गई है, क्या कांग्रेस कभी वापस नहीं कर अपने आप को लेकर आ पाएगी? चलिए उसी पॉइंट को हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने यहां पर वर्ड आता है कि जो वो 8 स्टेट्स थी या फिर जो हमारी वो 8 स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं, उन 8 स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है वो बनती है कोलिजन की वजह से। और कोलिजन का मतलब क्या होता है बेटा, हमें डिफरेंट ग्रुप्स बनते हुए दिखते हैं कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो अपने कुछ ग्रुप्स फॉर्मेट करती हैं, कुछ समूह बनाती हैं और उन्हीं की मदद से हमें पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट बनती हुई दिखती है। The election of 1967 brought into a picture that a phenomena of collision। तो यहां पर एक नया थॉट हमें आता हुआ दिखता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोलिशन बोल रहे हैं कि अब जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और इकट्ठी होकर कांग्रेस को पावर से दूर करने के लिए अपने कुछ अलग अलग ग्रुप्स बना रही हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजोरिटी, की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अकेले तो मेजोरिटी नहीं मिली थी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टी केम टुगेदर, जो है ना, जो कांग्रेस को पावर से दूर करने वाली नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो इकट्ठी आती हैं और इस स्टेट असेंबली के अंदर या फिर जो हमारे लेजिस्लेचर पार्टीज थी ना उसके अंदर क्या करती हैं दोस्तों कि अपने ग्रुप्स बनाती हैं।
तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त विधायक दल, या फिर जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसवीडी के नाम से भी जानते हैं, ये बनाया जाता है। दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स, कि एक तरीके से जो अपोजिशन पार्टीज थी वह अपना ग्रुप बनाती हैं जिसे हम लोग एसवीडी के नाम से जानते हैं। दिस इज वाई द गवर्नमेंट केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज एसवीडी गवर्नमेंट, और इसको हम लोग एसवीडी गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त विधायक दल इसे कहा जाता है, विधायक का मतलब एमएलए। In most of these cases, the coalition partners were ideologically, है ना, incongruent, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा आई थी ये आपस में अपनी आइडियोलॉजीज को डिफरेंट रखा करती थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस को पावर में से दूर रखने के लिए इन्होंने अपने ग्रुप्स को बनाया। The SVD government in Bihar, for instance, included two socialist party। तो जो SVD गवर्नमेंट बनती है बिहार के अंदर, और ये जो SVD थी ये हमारे हिंदी बेल्ट वाले जो इलाके हैं, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, है ना, इन इलाकों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट बनी थी वो एसवीडी संयुक्त विधायक दल की बनी थी, जिसके अंदर बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं बिहार के अंदर जो एसवीडी गवर्नमेंट बनती है उसके अंदर हमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और उसी के साथ साथ प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी ये आती हुई देखने को मिलती है। और फिर इन्हीं के साथ साथ आपको देखने को मिला दोस्तों कि यहां पर जनसंघ जो था वो भी इनका पार्टनर बना हुआ था, जो एक राइटिस्ट पार्टी है। और अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में एक और नया ग्रुप इन्होंने अपना बनाया था, और पंजाब का जो ग्रुप था उसको बोला जाता था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। क्या बोलते थे उसे? बोला जाता था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म थी पफ, PUF, है ना। तो पंजाब के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस को पावर से दूर करने के लिए जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका एक ग्रुप बना था जिसे हम लोग पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कह रहे हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PUF के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इसके अंदर हमें अकाली पार्टी जो पंजाब की एक पार्टी है वो, उसी के साथ साथ अकाली पार्टी के ही दोनों ग्रुप्स, कौन कौन से? संत ग्रुप और उसी के साथ साथ मास्टर ग्रुप, ये आपको दिखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट इसके अंदर दिखती है, CPI इसके अंदर, है ना, और भारतीय जनसंघ। तो आइडियोलॉजीज जिनकी अलग अलग थी, और रिपब्लिकन पार्टी जो थी, है ना, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये भी हमें पफ के अंदर या फिर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर दिखती हैं। तो कांग्रेस को पावर से दूर रखने के लिए एसवीडी ग्रुप बनता हुआ दिखा जो हमारे हिंदी बेल्ट वाले इलाके थे उनमें। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वहां पर हमें PUF, पफ बनता हुआ दिखा। और इन सारी की सारी पार्टीज ने क्या किया? इकट्ठे होकर अपने आप को चलाया और ये कोशिश करी कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं दूर कर सके। अब यहां पर हमारे सामने एक वर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिफेक्शन। अब डिफेक्शन क्या है और डिफेक्शन से हमारा क्या मतलब होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और हिंदी के अंदर इसे बोला जाता है दल बदल। भैया अगर आप देखें 1952 का इलेक्शन हुआ, 1957 का इलेक्शन हुआ, 1962 का इलेक्शन हुआ, इन तीनों के तीनों इलेक्शन में भारत के अंदर जो डिफेक्शन था वो बहुत ही नॉर्मल बात थी। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चले जाते हैं। इट यूज टू बी अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। लेकिन 1967 का जो इलेक्शन है भाई, वो एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें बड़े नंबर पर, बहुत ज्यादा बड़े नंबर पर आपको देखने को मिलता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो MP है या फिर MLA है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट अक्षय कुमार का वाला है, वो देखा है आपने मीम कि इधर से इधर पहुंच जाते हैं, है ना। ऐसी चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती हैं। होता क्या है, हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिटिक्स आफ्टर द 1967 इलेक्शन वाज विद द रोल प्लेड बाय द डिफेक्शन, कि भैया डिफेक्शन हुआ यानी कि दल बदल हुआ, और उसने 1967 की पॉलिटिक्स को और भारत की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया। इन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, और इसी के जरिए डिफेक्शन की वजह से ही बहुत सारी गवर्नमेंट्स हमने गिरती हुई देखी या फिर वो बन नहीं पाई। जैसे कांग्रेस 2 स्टेट्स के अंदर अपनी क्या नहीं बना पाई, गवर्नमेंट नहीं बना पाई, क्योंकि वहां पर डिफेक्शन हमने होता हुआ देखा। डिफेक्शन मींस, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि भैया कोई आदमी चुनाव जीता एंड फिर चुनाव जिस पार्टी से उसने जीता है वो उसी को लीव कर देता है, और उस पार्टी के सिंबल से, जिस पार्टी से वो जीता है उसको छोड़कर वो किसी नई पार्टी के अंदर चला जाता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम लोग डिफेक्शन बोलते हैं। After 1967 general election, the breakaway Congress legislature played an important role in installing non-Congress government in 3 states: Haryana, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. The contest, reglined and shifting political loyalty in this period gave the expression of आयाराम गयाराम। तो लार्जली हमें देखने को मिलता है कि जो 3 बड़े स्टेट्स हमें आते हुए देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा हरियाणा हुआ, उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश हुआ, और जो यूपी था, यहां पर हमें देखने को मिलता है जो डिफेक्शन था वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल अदा करता है, और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट नहीं बन पाती है या फिर उस पर जो वहां पर हमें एक तरीके से प्रॉब्लम आती हुई दिखती है कांग्रेस को, वो इन 3 स्टेट्स के अंदर ज्यादा आती हुई दिखती है। इस टाइम ड्यूरेशन में डिफेक्शन को लेकर एक पॉलिटिकल टर्म हमारे सामने आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं आयाराम गयाराम। के पॉलिटिकल पार्टी, कि मान लीजिए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हुए,
आपको किसी दूसरे ने अप्रोच किया तो आपने क्या किया, अपनी लॉयल्टी खो दी और आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चले गए। तो इस टाइम पर ये एक टर्म आती है जिसे हम लोग जानते हैं आया राम गया राम। अब ये आया राम गया राम क्या है, कब आया, कहां आया, कैसे आया, उसको हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। और आया राम गया राम का जो हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग जान लेते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग यहां पर डीएमके के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं इनके बारे में भी जानना रह गया, इनको एक बार देख लेते हैं। तो भैया ये है एक बहुत ही जबरदस्त नेता जिनका नाम है सी नटराजन अन्नादुरई, जो 1909 से लेकर 1969 तक रहे। चीफ मिनिस्टर रहे हैं दोस्तों ये मद्रास के, और 1967 के अंदर ये मद्रास के या फिर जो हमारा उस टाइम का तमिलनाडु है उसके सीएम बनते हैं। जर्नलिस्ट थे, उसी के साथ साथ एक राइटर रही हैं। और इन्होंने ही क्या किया दोस्तों कि इन्होंने शुरुआत में जस्टिस पार्टी जो है उसके साथ ही एसोसिएटेड थे। बाद में ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये द्रविड़ कज़गम 1934 के अंदर बनाते हैं और फिर इसको एक फुल फ्लेज पार्टी बना देते हैं जिसे बोला जाता है डीएमके। 1949 में इसको बनाया जाता है डीएमके पार्टी को। ये जो डीएमके पॉलिटिकल पार्टी थी ये एक तरीके से बोलती थी कि जो द्रविडियन कल्चर है या फिर जो तमिलियन कल्चर है ना उसको रिस्टोर करके रखा जाए, और ये हिंदी को अपोज करते थे। और एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स की वजह से ही इन्होंने क्या किया था कि 1967 में मद्रास के अंदर एक पहली बार क्या किया दोस्तों कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना के दिखाई। डीएमके पार्टी के है ना कद्दावर नेता हमें देखने को मिलता है सी नटराजन अन्नादुरई। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग डिफेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और हम लोग यहां पर आया राम गया राम ये जो हमारा पॉलिटिकल टर्म है उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए एक एक कर जो हमारा ये आया राम गया राम है और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे हम लोग देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ आया राम गया राम ये क्या है ये हम देखते हैं। The expression Ayaram Gayaram became popular in the political vocabulary in India to describe the practice of frequent floor crossing by legislature। कि भैया कोई लीडर एक पार्टी से खड़ा हुआ फिर दूसरी पार्टी के अंदर चला गया, अगर उसको मौका मिला, पैसा, पावर, किसी भी अपॉर्चुनिटी की वजह से अगर आप जा रहे थे तो उस टाइम पर ये आया राम गया राम वर्ड या फिर जो वोकैबुलरी थी ये 1967 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा मशहूर हुई। सर ये टर्म आई कहां से? हमें देखने को मिलता है कि लिटरली ट्रांसलेटेड टू द टर्म मेंट राम केम एंड राम वेंट। इसका मतलब क्या है कि राम आया और राम गया, ये इसका एक लिटरल मीनिंग, इसकी ट्रांसलेशन हमें देखी। The expression organized in an amazing feat of a floor crossing है ना achieved by गयालाल। तो कांग्रेस के एक लीडर हैं, कांग्रेस के एक एमएलए हुआ करते थे जिसका नाम था गयालाल। और कांग्रेस का जो ये गयालाल एमएलए था, आपको देखता है दोस्तों कि ये हरियाणा से आता था, जो 1967 में कांग्रेस का एमएलए था। ही चेंज हिज पार्टी थ्राइस इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है कि 14 दिनों के अंदर भाई साहब ने 3 पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लिया, है ना। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही हो गया कि एक तरीके से आपने देखा कि ये गयालाल करके एक एमएलए है, कांग्रेस से आता है, 1967 की बात हो रही है। भाई साहब ने थ्राइस यानी कि 3 बार 14 दिनों के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी फिर तीसरी पार्टी और फिर वापस उसी पार्टी के अंदर आ गया। ये किया, जैसे स्टार्ट किया कांग्रेस से खड़े हुए, कांग्रेस से जीते, उसके बाद फिर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर चले गए। फिर दोबारा किया गया दोस्तों कि दोबारा से उन्होंने क्या किया, एक तरीके से कांग्रेस के साथ अपने आप को जोड़ दिया। यूनाइटेड फ्रंट का मतलब है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, जिसे पफ बोला जाता है। फिर आपने देखा दोस्तों कि कांग्रेस से शुरू हुआ, फिर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर चला गया, फिर आपने देखा दोस्तों कि दोबारा से कांग्रेस के अंदर आ गया, और फिर आप देखते हैं कि विद इन 9 आवर्स दोबारा से पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर चला गया। एंड इट इज सेड दैट गयालाल डिक्लेयर्ड हिज अटेंशन टू क्वाइट द यूनाइटेड फ्रंट एंड जॉइन द कांग्रेस अगेन। फिर दोबारा से क्या किया कि 9 घंटे के अंदर जुड़ा था यूनाइटेड फ्रंट, दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट कुछ दिनों के अंदर छोड़कर दोबारा से कांग्रेस के अंदर आ गए। अब क्या हुआ दोस्तों कि जो कांग्रेस लीडर थे, एक उनका नाम है राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह वो आदमी हैं जो चंडीगढ़ प्रेस के अंदर क्या करते हैं, इस टर्म को डिस्क्राइब करते हैं कि जो गया राम था अब वो आया राम हुआ, है ना, यानी कि जो गया लाल था अब वो आया राम हो गया। तो ये जो आया राम गया राम टर्म है ये डिस्क्राइब करती है एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो 1967 के अंदर भारत की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत था कि लीडर्स जो थे वो अच्छे लालच में या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए जीती हुई पार्टीज को छोड़कर जा रहे थे। गयालाल feat was impersonate in the phase आया राम गया राम which became the subject the numerous jokes। पर बहुत सारे जोक्स हमें बनते हुए दिखते हैं, कार्टून बनते हुए दिखते हैं। बाद में आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये डिफेक्शन था इसको 1985 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया जाता है राजीव गांधी के जरिए, और अब आज के टाइम पर डिफेक्शन इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव लड़ने के बाद आप क्या करें दोस्तों कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चले जाते हैं, तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो पोजीशन है, आप अगर एमए बने हैं, एमपी बने हैं, काउंसलर बने हैं, तो वो पोजीशन आपकी चली जाएगी। हाँ, वो दूसरी पार्टी के मेंबर तुम बन जाओ। तो ये था हमारा डिफेक्शन। कब आया, कैसे आया, क्यों आया, और आया राम गया राम की क्या टर्म था और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, उसको हमने देखा। अब यहां पर हमने ये तो देख लिया कि 1967 के अंदर कांग्रेस ने 9 स्टेट्स को हार लिया है, हार गई है कांग्रेस 9 स्टेट्स।
और कांग्रेस ने किसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना ली है। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों कि कांग्रेस के लिए टेंशन अपोजिशन नहीं है, कांग्रेस के लिए परेशानी बाहर से नहीं है, विद इन दी कांग्रेस आपको टेंशन आती हुई देखने को मिलती है। क्या होता है ये सिनेरियो, क्या होती है ये वजह, क्या होते हैं ये रीजंस, उनकी तरफ हम लोग चलना शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक आ रहा है स्प्लिट इन दी कांग्रेस, कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर हमें स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि भैया कांग्रेस पार्टी टूटने जा रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमें एक तरीके से ना बंटवारा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। चलिए इसकी तरफ हम लोग चलना शुरू करते हैं। होता क्या है, we saw after the 1967 election the Congress remained power at the center। हमें पता है कि सेंटर के अंदर कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट मेंटेन कर ली थी, लेकिन उनकी नंबर ऑफ एमपीज बहुत कम हो गए थे। बट विद रिड्यूस मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी तो मिल गई थी लेकिन बहुत कम नंबर के साथ उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। और लॉस पावर इन मैनी स्टेट्स, और 9 के करीब जो स्टेट्स है वो हार चुकी थी कांग्रेस। मोर इंपॉर्टेंटली द रिजल्ट प्रूव दैट द कांग्रेस कुड बी डिफीटेड। 1967 का जो इलेक्शन है उसने भारत की अलग ओपोजिशन पार्टीज को या फिर भारत के लोगों को भी यह बताया कि भैया कांग्रेस इज नॉट इनविंसिबल, कांग्रेस को हराया जा सकता है भाई, कांग्रेस को भी डिफीट किया जा सकता है। ये जो एक तरीके से सोच थी ना वो हमें यहां पर आती हुई देखने को मिली। बट देयर वॉज नो सबटाइटल येट, है ना, बट आप देख दो, बट देयर वॉज नो सब्स्टिट्यूट एज येट, है ना। आपने देखा दोस्तों कि जो कांग्रेस को हराने वाली पार्टीज थी, जैसे हमारा संयुक्त विधायक दल हुआ, या फिर आपने देखता है दोस्तों कि जो हमारा ये पीयूएफ पफ था, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ये जो अलग अलग ग्रुप्स बने थे 1967 के अंदर, क्या ये गवर्नमेंट बना पाते हैं, 5-5 साल चला पाते हैं? ऐसा नहीं होता। मोस्ट नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट इन स्टेट्स डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, वो 5 साल अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाते। दे लॉस्ट मेजोरिटी एंड ईदर न्यू कॉम्बिनेशंस वर फॉर्म्ड, या तो कुछ नए नए ग्रुप्स बन गए, या फिर इन स्टेट्स के अंदर हमने क्या देखा, प्रेसिडेंट रूल होते हुए देखा। तो कांग्रेस को हराया जा सकता है, ये यकीन 1967 के अंदर आया, लेकिन कांग्रेस का कोई अच्छा अल्टरनेटिव या फिर सब्स्टिट्यूट हमें आता हुआ नहीं दिख रहा था कि अगर कांग्रेस नहीं तो कौन। क्या ये छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर सही तरीके से चला पाएंगी? नहीं चला पाई, आपस में ही पॉलिटिकल पार्टीज लड़ लेती हैं। और बहुत सारी ये जो 9 के 9 स्टेट्स थी, है ना, इनके अंदर हमें क्या देखने को, इनमें से जो कुछ 8 के करीब जो स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं, इनके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि एक तरीके से, है ना, या तो प्रेसिडेंट रूल लगता है या फिर कुछ नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट, अब ये सिंडिकेट क्या है, सिंडिकेट कब आया, कहां आया, कैसे आया, ये क्या है, क्या ये नई पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं। डिस्कशन करते हैं सिंडिकेट क्या है, सिंडिकेट से हमारा क्या मतलब है, और सिंडिकेट से क्या चीजें हमारी आती हुई दिखती हैं, उसे हम लोग समझते हैं। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ओपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के लिए और इंदिरा गांधी के लिए चैलेंज ओपोजिशन नहीं था, उसको वो काउंटर कर सकती थी, बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी, की खुद उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आप देखते हैं दोस्तों कि इंदिरा गांधी के लिए ये चैलेंज आता हुआ दिखता है। और क्या है दोस्तों, एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंडफॉर्म रिफॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स, इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी ने, है ना, आप क्या देखते हो कि जो आया था ना उनके लिए, जो आया है, जो पूरा का पूरा जो चैलेंज उनके सामने आया है, वो कहां से हमें आता हुआ देखने को मिलता है, वो उनकी ही पार्टी से आता हुआ दिखता है। इंदिरा गांधी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, के जो लोगों को सस्ता अनाज देना है, उसी के साथ साथ लैंड रिफॉर्म करना है, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट, के जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहते हैं उनको गांव में घर मिलेंगे, और जो शहरों में रहते हैं उनको शहरों में घर मिलेगा, इस तरीके की चीजें करनी शुरू की। वाइल दिस सिंडिकेट, एक सिंडिकेट ग्रुप आपको दिखता है, ये लीडर्स हैं, कौन भैया, ये लीडर्स हैं, एक तरीके से आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ये लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के ही, जो ओल्ड लीडर्स हैं ना, उन्हीं को हम लोग सिंडिकेट कहते हैं। और ये सिंडिकेट के लीडर्स हैं, इनका मानना यह रहा था कि भैया क्या है दोस्तों कि एक तरीके से ना इंदिरा गांधी को क्या है दोस्तों कि जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, उनको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, होता हुआ हमें यह दिखता है कि इंदिरा गांधी को रियलाइज हो गया था 1967 के बाद, इंदिरा गांधी को रियलाइज हो गया था कि अगर मुझे मासिस को अपील करनी है, अगर मुझे लोगों को अपने साथ जोड़ना है, पब्लिक को अपने साथ जोड़ना है, तो मुझे कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे लोग मुझे पसंद करें। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, अनाज देना शुरू किया, राशन, उन्होंने लैंड रिफॉर्म करना शुरू किया, जमीनों का मालिक बनाया किसानों को, मजदूरों को, उन्होंने शहर के अंदर जो गरीब लोग थे उनको घर देने शुरू किए, उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन करना शुरू किया, और उसके जरिए उन्होंने एक तरीके से अपनी इमेज जो थी वो क्या करी, पहले अमीरों वाली जो इमेज थी कांग्रेस की, उसको हटाकर वो अब एक तरीके से लेफ्ट की आइडियोलॉजी कि हम प्रो पुअर हैं, हम गरीबों का ध्यान रखने वाली पार्टी है ना, कांग्रेस ने इसकी तरफ चलना शुरू किया। हालांकि जो सिंडिकेट के लीडर्स आप देखते हैं दोस्तों, आप देखते हैं दोस्तों कि वो इंदिरा गांधी के इन कामों को उतना ज्यादा अच्छा नहीं मान रहे थे, और इंदिरा गांधी के बीच में और जो सिंडिकेट वाले जो लीडर्स हैं ना, इनके बीच में कहीं ना कहीं हमें टेंशन या फिर पावर देखने को मिलती है। अब ये सिंडिकेट है क्या, या फिर सिंडिकेट का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग यहां पर आपके सामने यहां पर रखते हैं, और अच्छे तरीके से हम लोग आपके सामने यहां पर रखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए है जी,
चलिए अब हमारे सामने दोस्तों क्या आएगा, हम लोग यहां पर आपके सामने डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे सामने दोस्तों कुछ लीडर्स आ रहे हैं, जैसे एक आते हैं के कामराज जी। के कामराज जी कौन है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो पुराने लीडर्स हैं, जो काफी ज्यादा मजबूत लीडर्स हुआ करते थे, उन्हीं के ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता है। ये एक अनऑफिशियल ग्रुप है जो इंदिरा गांधी से पावर वापस छीनकर अपने पास कंट्रोल करना चाह रहा था, उसे ही सिंडिकेट कहा गया। 1967 के इलेक्शन के अंदर हमने देख लिया कि इंदिरा गांधी ने गरीबों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है और सिंडिकेट के लीडर्स के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में टसल बढ़ चुकी है 1967 के इलेक्शन में। सिंडिकेट के अंदर कुछ लीडर्स हैं, जैसे हमें आते हुए दिखते हैं के कामराज जी। के कामराज कौन है बेटा, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं मद्रास के, जो आज का हमारा तमिलनाडु है। उसी के साथ साथ इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था दोस्तों कि इन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया। यही वो आदमी है जिन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले क्या किया दोस्तों कि जो मिड डे मील स्कीम थी, स्कूल में खाना मिले, उसको इंट्रोड्यूस किया। और आप देखते हैं दोस्तों कि हमें ये देखने को मिलता है कि 1963 में जब ये क्या थे बेटा कि जब ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे ना, तो इनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो यंग लोग हों, जो नए लोग हों, उनको आने देना चाहिए। और इन्हीं का जो प्लान था उसको हम लोग कामराज प्लान कहते हैं। इस कामराज प्लान के अंदर इन्होंने बताया था कि एक तरीके से कांग्रेस के अंदर हमें यंग ब्लड की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है। प्लान तो इन्होंने ही दिया, लेकिन क्या ये पावर को यंग लोगों के साथ शेयर करने को तैयार थे? नहीं, ये पावर ये जो थी अपने पास ही रखना चाह रहे थे। जो सिंडिकेट ग्रुप था उसके लीडर माने जाते थे कौन, के कामराज जी, उनको हमने देखा। इसी के साथ साथ जो हमारी आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जो सिंडिकेट थी ना, उसके अंदर कुछ और लीडर्स भी थे, जैसे एस निजलीगप्पा। अब एस निजलीगप्पा कौन है बेटा, ये भी सीनियर लीडर रही हैं कांग्रेस के। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। ये आज का जो हमारा कर्नाटक उस टाइम का जो मैसूर है वहां से आते हैं। और 1969 के अंदर जो हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना, उसमें एक तरीके से ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। फिर एक और सिंडिकेट के लीडर आते हैं जिनका नाम है कुपरी ठाकुर, बिहार से आते हैं। और आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि इन्होंने एक तरीके से है ना 1972 1971 इन्होंने क्या किया था कि दोस्तों कि बिहार के सीएम रहे हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, सोशलिस्ट लीडर रहे हैं। भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी बात करते हैं। और ये लोहिया जी के बहुत बड़े फॉलोअर हुआ करते थे, जेपी को भी अपना क्या करते थे, आदर्श मानते थे। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने ही जो ओबीसी लोग थे है ना, अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए रिजर्वेशन दिया था सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में, बिहार में। और ये इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अपोज करते थे और उसके अपोनेंट थे। तो कुपरी ठाकुर हुए, एस निजलीगप्पा हुए, या फिर हमें के कामराज हुए, इन लीडर्स का जो ग्रुप था इसी को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, सिंडिकेट बोलते थे। अभी जो सिंडिकेट है ना, इसके बारे में हम लोग यहां पर और अच्छे तरीके से यहां पर जानने की कोशिश कर लेते हैं। देखा जाता है कि कांग्रेस वर्सेस सिंडिकेट क्या कहानी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। Syndicate was the informal name given to the group of Congress leaders who were in control the party's organization। के कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के ऐसे लीडर्स जो पुराने थे और जिनका बहुत अच्छा डोमिनेंस और बहुत अच्छा दबदबा हुआ करता था, उन्हीं के सो कॉल्ड ग्रुप को हम लोग सिंडिकेट कहते थे। ये इनफॉर्मल ग्रुप है ना। इट वॉज लेड बाय के कामराज। के कामराज इसके लीडर हुआ करते थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और उस टाइम पर वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। इट इंक्लूडेड पावरफुल स्टेट लीडर। और कांग्रेस के सिंडिकेट ग्रुप के अंदर एस के पाटिल भी हुआ करते थे, जो आपको आते हुए दिखते थे कहां से बेटा, आपको बॉम्बे से आते हुए दिखते थे, जिसको बाद में मुंबई किया गया। एस निजलीगप्पा जो आपको कर्नाटका उस टाइम का जो मैसूर था वहां से आते हुए दिखते थे। एन संजीवा रेड्डी जो आंध्र प्रदेश है ना, वहां से आते हुए दिखते थे। अतुल घोष वेस्ट बंगाल से आते हुए दिखते थे। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जो बोथ लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी ओन देयर पोजीशन टू द सपोर्ट ऑफ रिसीव्ड बाय सिंडिकेट। तो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी, 1967 के अंदर इंदिरा गांधी जी को जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मिली थी उसके अंदर सिंडिकेट लीडर्स की ही बैकिंग थी और उन्हीं की मदद से उनको हमने पीएम बनते हुए देखा था। दिस ग्रुप हैड अ डिसाइसिव से इन इंदिरा गांधीज फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इंदिरा गांधी का जो पहला टेन्योर रहा था एक साल का, 1967 तक 67 तक जो एक साल का टेन्योर था, उस टाइम पर इंदिरा गांधी कंप्लीटली डिपेंडेंट थी इन्हीं सिंडिकेट के लीडर्स पर। और यही लोग क्या करते थे, इंदिरा गांधी को डिसीजंस दिया करते थे और उन्हीं के हिसाब से वो चला करती थी। एंड ऑल्सो इन पॉलिसी फॉर्मेशन की पॉलिसीज जो थी और जो इंप्लीमेंटेशन थी वो इंदिरा गांधी इन्हीं सिंडिकेट के लीडर से कराती थी। After the Congress split, the leaders of syndicate and those owning alliance of them stayed in the Congress। और हमें देखने को मिला दोस्तों कि जो सिंडिकेट है और उसी के साथ साथ जो इंदिरा गांधी हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस इतने बढ़ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी दो ग्रुप्स के अंदर बढ़ जाएगी। एक ग्रुप को जो आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जो सिंडिकेट वाला ग्रुप होगा उसको बोला जाएगा कांग्रेस ओ, और वहीं हमें देखने को मिलेगा दोस्तों जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस होगी उसको कांग्रेस आर कहा जाएगा। और फिर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों कि ये जो दोनों पार्टीज हैं कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, ये 1971 के इलेक्शन के अंदर जाएंगी। इसको भी हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
और अब ये समझना शुरू करते हैं कि भैया आखिर कांग्रेस का पूरा क्या है दोस्तों, कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो किस तरीके से हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के अंदर टेंशन है, सिंडिकेट के लीडर्स पावर बनाना चाह रही हैं कांग्रेस के अंदर, इंदिरा गांधी अपना डोमिनेंस बनाना चाह रही हैं कांग्रेस के अंदर। क्या होगा, कौन आगे आएगा, कौन जीतेगा, किसकी होगी असली कांग्रेस, चलिए डिस्कस करते हैं। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि टाइम आया 1969 का, और 1969 में भारत के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ये एक ऐसा चुनाव होगा 1969 का जो कांग्रेस के लीडर्स के बीच में टेंशन थी ना, वो जग जाहिर हो जाएगी। सबके सामने ये बातें आ जाएंगी, कांग्रेस के लीडर्स अब आपस में इकट्ठे नहीं है, सिंडिकेट एक अलग ग्रुप बन जाएगा, कांग्रेस ओ वाला, और इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस उसे कांग्रेस आर कहा जाएगा। होता क्या है, The fictional rivalry between the syndicate and the Indira Gandhi came open in 1969। ये पूरी दुनिया के सामने 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में आती है। फॉलोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, तो 1969 में जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन जाकिर हुसैन साहब की अचानक से डेथ हो गई। अब जाकिर हुसैन साहब की डेथ के बाद एक तरीके से क्या हुआ कि जो भारत के प्रेसिडेंट थे ना, उनकी सीट वेकेंट हो गई, यानी कि खाली हो गई। Despite Mrs. Gandhi's reservation, the syndicate managed to nominate the long-term opponent and then Speaker of Lok Sabha and Sanjeeva Reddy। देखो इंदिरा गांधी को पता था, है ना। अब देखिए राजी, जो हमारे जाकिर हुसैन थे, न्यूट्रल प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद एक तरीके से सिंडिकेट के जो लीडर्स हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से एक आदमी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं एन संजीवा रेड्डी, इनको क्या बना दिया जाए। वो उस टाइम के लोकसभा स्पीकर भी थे, इनको बनाया जाता है क्या, वो चाह रहे थे कि इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। इंदिरा गांधी इस बात को पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता है कि अगर सिंडिकेट की तरफ से कोई आदमी प्रेसिडेंट बन गया तो वो कोई भी रूल नहीं पास करा पाएंगी, वो कोई भी किसी तरीके से, है ना, अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगी, और जो उन्हें डिपेंड रहना पड़ जाएगा सिंडिकेट पर। तो पावर को हासिल करने की यहां पर टसल हमें होती हुई देखने को मिल रही है। 1969 के अंदर क्या हुआ कि राजीव, जो हमारे जाकिर हुसैन साहब है, उनकी डेथ हो चुकी है, और जो सिंडिकेट ग्रुप है वो क्या करना चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के अपोनेंट रहे, इंदिरा गांधी उनको पसंद नहीं करती थी, एन संजीवा रेड्डी, वो सिंडिकेट लीडर्स क्या करते हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं। और इनको क्या बनाया जाता है, एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया जाता है। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि कैंडिडेट खड़े हों, और एक तरीके से यहां पर बोल दिया जाता है दोस्तों कि ये क्या बनते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिए जाते हैं, कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी एमएलएज होंगे और कांग्रेस पार्टी के जितने भी एमपीज होंगे वो क्या करेंगे, वो एक तरीके से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उसमें संजीवा रेड्डी को वोट देंगे। इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड, इंदिरा गांधी ने बोला भैया ऐसा कैसे, और उन्होंने क्या किया दोस्तों कि उन्होंने एक बहुत तगड़ा खेल खेल दिया। उस टाइम पर जब जाकिर हुसैन साहब देश के प्रेसिडेंट थे, उसी टाइम पर हमारे यहां पर वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, उस टाइम पर देश के वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन थे बेटा, वीवी गिरी। तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी साहब से कहा, क्या कहा, वीवी गिरी साहब से इंदिरा गांधी जी ने कहा प्रेसिडेंट बनना है। वीवी गिरी साहब ने कहा जी जी बनना है। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम बनाएंगे, बनना चाहोगे। वीवी गिरी ने कहा कि जी जी बनना चाहेंगे। अब कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट तो डिसाइड हो चुका है, वो है नीलम संजीवा रेड्डी, और वीवी गिरी साहब को कांग्रेस का सपोर्ट तो मिलेगा नहीं। इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से कहा कि भाई आप अपना नॉमिनेशन भर दो, इंडिपेंडेंटली भर दो, जिता देंगे हम तुम्हें, तुम फिक्र ना करो। तो क्या किया गया दोस्तों, हमने देखा कि ये है वीवी गिरी, है ना। आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि ये आते हैं आंध्र प्रदेश से, हायर कमिश्नर रहे हैं सिलोन यानी कि श्रीलंका के अंदर। ये जो हमारी केरला और मैसूर हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट रहे इंडिया के 1967 से 1969 में। और जाकिर हुसैन साहब की मौत के बाद आप क्या देखते हैं दोस्तों कि इंडिपेंडेंटली अपना कैंडिडेचर भरेंगे, और इनको इंदिरा गांधी की बैक की मदद से, इंदिरा गांधी की सपोर्ट की मदद से जीत हासिल हो जाएगी। जी हाँ, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी हार जाएगा, और आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि वीवी गिरी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। क्या होगा ये, कैसे होगा ये, चलिए समझते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वीवी गिरी, इनसे बोले जाता है, इंदिरा गांधी बोलती है कि आप अपना नॉमिनेशन भर दो इंडिपेंडेंटली, कोई, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली भर दो, हम सपोर्ट कराएंगे, हम जिता देंगे। अब क्या हुआ दोस्तों कि शी ऑल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसीज, मेजर लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ फाउंडिंग लीडर प्राइवेट बैंक्स। इन्होंने क्या किया कि जो हमारे 14 के करीब प्राइवेट बैंक्स थे उनको क्या किया, सरकारी बैंक बनाया। उसी के साथ साथ जो प्रीवी पर्स था उसे हटाने की बात की। प्रीवी पर्स क्या है आगे डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने क्या बोला दोस्तों, इन सारी बातों को रखना शुरू किया। अब 1967 के अंदर जब इंदिरा गांधी पीएम बनी है, उस टाइम पर देश के अंदर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करते थे, जो थे हमारे मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी ने जब बोला कि हम प्रीवी पर्स को हटा देंगे, तो मोरारजी देसाई को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और उनका मानना था कि भाई ये जो प्रीवी पर्स है ना, इनको बिल्कुल भी नहीं हटाया जाना चाहिए। हम लोग यहां पर देखते हैं दोस्तों कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, है ना, जो मोरारजी देसाई जो थे वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी की कैबिनेट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं।
ऑन बोथ द अबव इश्यूज सीनियर डिफरेंट इमर्ज्ड बिटवीन हिम एंड प्राइम मिनिस्टर। तो इंदिरा गांधी के बीच में और मोरारजी देसाई के बीच में आपको देखने को मिलता है दोस्तों के डिफरेंसेस आ गए हैं। और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि मोरारजी देसाई हैं वो क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट को छोड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी से भी अपने आप को क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों कि जो कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑन दिस काइंड इन दिस पास्ट, बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड टू शो डाउ व्हिच टुक प्लेस, है ना, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब क्या हुआ दोस्तों कि एक तरीके से सिनेरियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। 1969 का इलेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो चुकी है, राष्ट्रपति की कुर्सी खाली है, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट है एन संजीवा रेड्डी, और वहीं वीवी गिरी को इंडिपेंडेंटली अपना नॉमिनेशन भरने को कहा गया है। अब यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या करती है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या करती है बेटा कि कांग्रेस पार्टी जो है, और हम देखते हैं दोस्तों कि एक आदमी जिनका नाम है एन संजीवा रेड्डी। ये एन संजीवा रेड्डी कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। ध्यान से सुनना, देश के प्रेसिडेंट नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रेसिडेंट होता है, जिसे हम लोग एक तरीके से सचिव या फिर महासचिव या फिर अध्यक्ष कहते हैं, है ना। तो कांग्रेस पार्टी का उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट है कौन है भैया? कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट है उस टाइम पर ये, जिनका नाम है एस निजलीगप्पा। तो ये जो एस निजलीगप्पा हैं ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जितने भी कांग्रेस के एमपीज हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे, और जितने भी एमएलएज हैं, है ना, जितने भी एमएलएज हैं वो क्या करेंगे, वो एक तरीके से वो व्हिप जारी करते हैं। व्हिप का मतलब है कि वो ऑर्डर देते हैं, और क्या बोलते हैं कि सारे के सारे लोगों को क्या करना है कि एन संजीवा रेड्डी को ही, है ना, नीलम संजीवा रेड्डी जो है उन्हीं को वोट देना है। ये बात की गई। तो कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट के लीडर्स हैं वो सारे कांग्रेस के एमएलएज और एमपी से बोलते हैं कि भैया वोट अगर देना है तो संजीवा रेड्डी को ही देना है, उन्हीं को हमें जिताना है ना, रेड्डी को जिताना है। ये बात बोली गई, जो ऑफिशियल कैंडिडेट है कांग्रेस के, ये बात बोली गई। अब क्या है दोस्तों कि इंदिरा गांधी अकेली थोड़ी थे, इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स भी थे। सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वेस्टेड अ स्पेशल मीटिंग। तो इंदिरा गांधी ने रिक्वेस्ट करी कि उनको भी एमएलएज और एमपी से बात करनी है, और इसके लिए एआईसीसी का मतलब है ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी, है ना, इसकी उन्होंने बोला कि हमें अपने एमपीज और एमएलए से बात करनी है। मगर आप देखते हैं दोस्तों कि उनकी जो ये रिक्वेस्ट थी उनको नहीं माना जाता, उनको माना नहीं जाता, और उनकी जो ये रिक्वेस्ट थी उनको रिफ्यूज कर दिया जाता है। आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग वीवी गिरी, इंदिरा गांधी ने क्या करा कि भैया चलो ठीक है, हमें बात करने नहीं दे रहे। इंदिरा गांधी ने क्या कर रखा था, वीवी गिरी को तो खड़ा कर ही रखा था। द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड अ कॉन्शियस, और इंदिरा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि एक तरीके से जितने भी एमएलएज हैं और जो एमपीज हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जब वोट दें तो वो अपनी अंतर आत्मा के हिसाब से वोट दें, जो उनका दिल कहता है उसके हिसाब से वो वोट दें, है ना। जो ऑर्डर ऊपर से आ रहा है कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट लीडर्स बोल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें। जो तुम्हारा अंतर आत्मा का है, जो तुम्हारा दिल का है, उसको तुम वोट दो, और तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हें पता है मेरी तरफ बुला रही है, तो तुम्हें मुझे वोट देना है। ये बात उन्होंने इस तरीके से ओपनली बोल दी, which meant that कि the MPs और MLAs of कांग्रेस पार्टी should be free। उन्होंने बोला कि भैया MPs और MLA जो हैं वो फ्री हैं, वो क्या करें दोस्तों कि वो किसी को भी वोट दे दें, लेकिन अगर वोट देना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी के वीवी गिरी को दिया जाए। इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट आया प्रेसिडेंट का, वो एक तरीके से काफी शॉकिंग था कि भैया वीवी गिरी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए, और वहीं पर हमने देखा जो कांग्रेस पार्टी थी और जो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो हमें हारते हुए देखने को मिले, है ना। और यहीं से क्या होगा दोस्तों कि यहीं से जो कांग्रेस पार्टी है उसके बीच में और जो इंदिरा गांधी है उनके बीच में हमें एक बहुत बड़ा जो डिफरेंसेस था ना वो आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब ये प्रीवी पर्स क्या है, और इस प्रीवी पर्स के बारे में हम लोग यहां पर जान लेते हैं कि इसको भी लेकर इंदिरा गांधी ने एक तरीके से क्या किया था, मोरारजी देसाई के साथ उनके डिफरेंसेस बढ़ गए थे। एक बार इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1 आपको याद होगा बेटा, है ना, उसके अंदर में डिस्कशन किया था कि जब हम लोग अपनी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ रहे थे, हमारे पास 565 से भी ज्यादा अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी, और जब उनका इंटीग्रेशन किया जा रहा था तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स भारत के अंदर शामिल होंगी, जब भी आप भारत के अंदर शामिल हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी राजा लोग हैं या फिर जितने भी रूलर्स हैं, है ना, उनको क्या करेंगे, उनको एक सर्टेन अमाउंट देंगे, और इसी को क्या बोला जाता था बेटा, इसी को प्रीवी पर्स बोला जाता था। एट अ टाइम ऑफ सक्सेशन, कि जब भारत के अंदर इनको शामिल किया जा रहा था तो इनको दिया गया था, और भारत के अंदर आप देखते दोस्तों कि जो प्रिविलेज था, ये जो फायदा था, ये इन राजा महाराजाओं और इनकी आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहा था। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों कि ये जो प्रिविलेज यानी कि जो फायदा इन राजा महाराजाओं और इनकी पीढ़ियों को मिल रहा था, ये एक तरीके से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ था, और इससे भारत के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर भी हमें क्या पड़ता था दोस्तों कि एक तरीके से फर्क पड़ता हुआ देखने को मिल रहा था। 1967 का जो इलेक्शन हमें देखने को मिला, इंदिरा गांधी क्या करती है दोस्तों कि एक तरीके से डिमांड करती हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा ये प्रीवी पर्स है ना, इसको हमें अबॉलिश करना चाहिए, इसको हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। वहीं मोरारजी देसाई जो थे
उनका एक तरीके से बोलना था कि भैया ये जो हमारा प्रीवी पर्स है इसको हमें हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरीके से क्या है दोस्तों कि ये क्या है कि ये जो राजा महाराजाओं के साथ हमने वादा किया है ना, वो क्या है कि उनके साथ ब्रीच होगा और ये एक गलत बात होगी कि हमने इंडियन गवर्नमेंट ने जब वादा किया है तो उसे पूरा करना चाहिए, हम अचानक इस प्रीवी पर्स को नहीं हटा सकते। वहीं इंदिरा गांधी और गवर्नमेंट का ये बोलना था कि भैया हम क्या करेंगे, हम तो इसको हटाएंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करती है 1970 में, यानी कि चेंज करती है, एंड इट वाज नॉट पास्ड इन राज्यसभा। हालांकि लोकसभा में पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा के अंदर ये पास नहीं हो पाता। दिस इशूड एन ऑर्डिनेंस विच वाज स्ट्रक बाय दी सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ये एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करती है दोस्तों कि इस पर एक स्टे लगा देती है, और इंदिरा गांधी क्या करती हैं कि इसे एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू बना देती हैं, जो 1971 के अंदर हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। और एक तरीके से इंदिरा गांधी का ये बोलना था कि भाई प्रीवी पर्स की वजह से भारत का जो जनता का पैसा है वो राजा महाराजाओं को देना पड़ता है, और इंडिया तो एक इक्वालिटी की बात करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको समान बताता है, तो फिर हम राजाओं को पैसा क्यों दे रहे हैं। और इसीलिए इंदिरा गांधी क्या करती हैं दोस्तों कि इसीलिए इंदिरा गांधी एक तरीके से प्रीवी पर्स को हटाने की बात करती हैं। हालांकि प्रीवी पर्स 1970 तक तो हट नहीं पाता, लेकिन 1971 के बाद जो इलेक्शन होगा ना उसके अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो इंदिरा गांधी है वो इस प्रीवी पर्स की तरफ हमें हटाती हुई देखने को मिलेंगी और उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगी। अब यहां से हमने ये तो देख लिया दोस्तों कि 1969 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर जो डिफरेंसेस थे वो जग जाहिर हो चुके हैं, और इंदिरा गांधी ने एक तरीके से क्या किया, जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट है संजीवा रेड्डी उन्हीं को हरवा दिया है और वीवी गिरी जीत गए। तो एक तरीके से यहां पर यह साबित हो गया कि इंदिरा गांधी एक मजबूत पॉलिटिकल लीडर हैं और उनकी लीडरशिप क्वालिटी काफी स्ट्रांग यहां पर हमने देख ली। अब क्या होता है यहां पर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों कि टाइम आता है 1971 के इलेक्शन का, और अब इस इलेक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कांग्रेस अपनी पावर को रिस्टोर करती है, और कैसे रिस्टोर करती है, कैसे सारी चीजें होती हैं वो समझ लेते हैं। The split in Congress reduced इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है ना टू आ माइनॉरिटी के। हमने ये देखा बेटा कि जब 1969 के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी है इसके अंदर हमने अब दो ग्रुप्स को फॉर्मेट होते हुए देख लिया। एक जो ग्रुप है उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं कांग्रेस ओ, जो सिंडिकेट वाला ग्रुप है, और दूसरा जो ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी वाला ग्रुप हमारे सामने रहा। अब इंदिरा गांधी के पास जो गवर्नमेंट बनी हुई थी वो कांग्रेस के सिंडिकेट लीडर्स, तो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट चल रही थी वो सिंडिकेट के सपोर्ट से भी चल रही थी, लेकिन अब सिंडिकेट तो अलग हो गई। तो इंदिरा गांधी के पास क्या है दोस्तों कि इंदिरा गांधी के पास एक तरीके से क्या है कि अब मेजोरिटी नहीं है, कि 1969 में अब इंदिरा गांधी के पास मेजोरिटी नहीं है। तो क्या इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर जाती है? नहीं, ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। क्या होता है दोस्तों कि जब सिंडिकेट के लीडर्स इंदिरा गांधी से अलग हो चुके हैं और इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से क्या हो चुकी है, माइनॉरिटी, यानी कि उनके पास नंबर ऑफ एमपीज बहुत कम हो चुके हैं। यट हर गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूटेड इन द ऑफिस, मगर उनका जो टेन्योर था वो कंटिन्यू होता रहता है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है कहां से, दो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं, एक है डीएमके और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जिसे हम लोग बोलते हैं सीपीआई है। जी हां, डीएमके और सीपीआई कांग्रेस की मदद के लिए आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरीके से आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि इस टाइम पर जो इंदिरा गांधी हैं और जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा क्रिएट कर लिया है जो एक तरीके से क्या है दोस्तों कि जो सोशलिस्ट है ना, इंदिरा गांधी ने गरीबों को जमीन दे दी, इंदिरा गांधी ने लैंड रिफॉर्म किया, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर कर आप देखते हैं दोस्तों कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको स्टैब्लिश किया, बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया, उन्होंने गरीब लोगों को घर दिए शहर के अंदर, उन्होंने गरीब किसानों को जमीनें दी। जो सारे काम सीपीआई और डीएमके यकीन करता है वो सारे काम इंदिरा गांधी ने किए। तो आइडियोलॉजिकली इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर है, डीएमके और जो सीपीआई है, इनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सेम होने लगी और इंदिरा गांधी काफी सोशलिस्ट हो चुकी हैं। इंदिरा गांधी अब प्रो पुअर हो चुकी हैं, वो गरीबों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही हैं, इसी वजह से डीएमके और सीपीआई उनको सपोर्ट करती हैं। This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for the implementation and existing land reform। और उसी टाइम पर उन्होंने लैंड रिफॉर्म किए हैं, है ना, और उसी के साथ साथ आप देखते दोस्तों कि उन्होंने लैंड सीलिंग जो है ना, कि जो गरीब लोग हैं उनको जमीन मिलनी चाहिए, इस पर बात किया है। ऑर्डर टू एंड एंड डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, इस तरीके की चीजें उन्होंने की हैं। अब यहां से क्या होगा दोस्तों कि अब यहां से हमें देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी ने 1969 में क्या कर लिया बेटा कि सपोर्ट हासिल कर लिया है डीएमके की तरफ से, और उसी के साथ साथ उनको सपोर्ट मिल चुका है कहां से, सीपीआई की मदद से। लेकिन इंदिरा गांधी कितनी विजनरी लीडर हैं और इंदिरा गांधी कितनी जबरदस्त लीडर हैं, आप इस बात से उनको समझिए कि इंदिरा गांधी ने जब उनको सपोर्ट मिला तो उन्होंने क्या किया कि और जो गरीबों की बेहतरी के काम थे वो करने शुरू किए, और एक तरीके से क्या किया दोस्तों कि एक तरीके से, है ना, अपनी जो पोजीशन है देश के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर कहीं ना कहीं मजबूत की, और जो लोग थे ना उनको अपनी तरफ कर लिया। भाई लोगों का इंश्योरेंस करा दिया,
लोगों को जमीनें दे दी, लोगों को एक तरीके से घर दिला दिए, लोगों को एक तरीके से क्या किया दोस्तों के अपने साथ जोड़ लिया, जो अनएम्प्लॉयड यूथ था उनको उनको उनके लिए जॉब्स को क्रिएट करने की कोशिश कर ली। तो जो मासेस थे ना उसको इंदिरा गांधी ने अपने साथ जोड़ लिया है और अब इंदिरा गांधी को पता है कि भाई मुझे एक मास्टर स्ट्रोक खेलना है। क्या इंदिरा गांधी यहां पर क्या करेंगी दोस्तों कि इनके जो प्रोग्राम्स थे ना उन्होंने पब्लिक के साथ जग जाहिर कर दिए, अब उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड दी डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा है। जी हां, इंदिरा गांधी अपने आप ही, देखिए इलेक्शन हुआ है 1967 में और अगले लोकसभा इलेक्शन 1972 के अंदर होने हैं, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि दिसंबर 1970 के अंदर ही इंदिरा गांधी ये अनाउंस करती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ये जो गवर्नमेंट है, ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है और जो लोकसभा क्रिएट हुई है इसको डिसॉल्व किया जाए। और इंदिरा गांधी डिमांड करती हैं किस चीज की, इंदिरा गांधी डिमांड करती हैं कि भैया इलेक्शंस कराए जाएं और जो इलेक्शंस हैं है ना वो अब आपको होते हुए देखने को मिलते हैं। होने तो चाहिए थे 72 के अंदर, है ना, इंदिरा गांधी के पास पूरे 2 साल थे आप देखते हैं दोस्तों, लेकिन इंदिरा गांधी दो है ना साल को कंप्लीट होने से पहले ही क्या करती हैं 1970 के अंदर डिसॉल्व कराती हैं और फिर फरवरी के महीने में 1971 में इलेक्शन होता है। और ये बहुत जबरदस्त एक बोल्ड स्टेप माना जाता है। तो क्यों ऐसा इंदिरा गांधी ने किया, व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि इंदिरा गांधी ने माहौल सेट कर दिया था। इंदिरा गांधी को पता था कि भैया अभी पब्लिक बहुत खुश है, पब्लिक दीवानी हो चुकी है, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड दैट वाज अ राइट टाइम। वो बिल्कुल सही टाइम था कि भारत के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए। क्या होगा चलिए अब देखते हैं। दी कॉन्टेस्ट, अब यहां पर जो कंपटीशन है कि 1971 का स्टेज सज चुका है, भारत का 5वां लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है और इस 5वें लोकसभा इलेक्शन के अंदर भैया कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स को फायदा मिलता है, उसे हम लोग देखना शुरू करते हैं। दी इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट अपेयर टू बी दी लोडेड अगेन, है ना। और अब यहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि जो इलेक्शन था और इलेक्शन के अंदर जो मजबूती थी वो कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी के फेवर में ज्यादा देखने को मिल रही थी। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वाज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। अच्छा, हम यहां पर अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों कि एक तरीके से ना ये माना जा रहा था, है ना, ध्यान से अगर हम देखें एक फिनोमेना जो हमें देखने को मिल रहा था कि जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर थी 1971 के अंदर, ये माना जा रहा था कि अभी अभी ही बनी है कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी वाली, तो शायद ये उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। एक तरीके का ये एक नोशन हमें देखने को मिलता है 1971 के अंदर कि इंदिरा गांधी की पार्टी जो है वो काफी नई है और शायद ऐसा हो सकता है दोस्तों कि वो उतने ज्यादा अच्छे तरीके से क्या ना कर पाए कि अपने आप को आगे बढ़ा पाए। ये एक सोच और ये एक अप्रोच हमने आती हुई देखी। द न्यू कांग्रेस वॉज जस्ट वन फ्रैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी, और कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही छोटी थी और एक नई नई पार्टी थी कांग्रेस आर इंदिरा गांधी वाली, तो उसको बहुत ही माना जा रहा था कि शायद इतना फायदा कांग्रेस को ना हो। एवरीवन बिलीव दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, के एक तरीके से जो पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है, पूरी की पूरी जो रियल कांग्रेस की पावर थी वो तो कांग्रेस ओ के पास यानी कि जो सिंडिकेट के लीडर्स थे उनके पास थी। टू मेक मैटर्स वर्स, के हालात को और खराब करने के लिए इंदिरा गांधी के लिए आपको आता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों कि जो और भी नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना, या फिर जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी वो इकट्ठी हो जाती हैं 1971 के लोकसभा इलेक्शन में और बनाती हैं एक अलायंस या फिर एक समूह। कौन कौन सी पार्टीज? जैसे आप देखते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसे हम लोग एसएसपी कहते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जिसे हम लोग पीएसपी बोलते हैं, भारतीय जनसंघ जिसे हम लोग बीजीएस बोलते हैं, स्वतंत्र पार्टी जिसे हम लोग, है ना, जिसे हम लोग एसडब्ल्यूए के नाम से भी जान लेते हैं, और भारतीय क्रांति दल बीकेडी। ये जो हमारी पार्टीज थी ये क्या करती हैं दोस्तों कि ये अपना एक ग्रुप बनाती हैं जिसे हम लोग ग्रैंड अलायंस के नाम से जानते हैं। और अब क्या होता है दोस्तों कि यहां पर स्टेज सेट हो चुका है और जो इंदिरा गांधी हैं वो सीपीआई के साथ अपने आप को बढ़ाती हैं। तो क्या हुआ स्ट्रक्चर ये एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 1971 के इलेक्शन की, तो 1971 के इलेक्शन के अंदर हमारे पास 3 बड़ी ग्रुप्स आते हुए देखने को मिलते हैं, 3 बड़े स्टेक होल्डर्स आते हुए देखने को मिलते हैं जिनको लोग वोट दे सकते हैं। एक है कांग्रेस ओ, बोले तो भैया कांग्रेस का सिंडिकेट ग्रुप जिनके पास सारा कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। दूसरी है कांग्रेस आर, कांग्रेस आर का मतलब क्या है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। और तीसरा जो ग्रुप हमें देखने को मिलता है उसे बोला जा रहा है ग्रैंड अलायंस, और इस ग्रैंड अलायंस के अंदर भारतीय जनसंघ है, इसके अंदर हमारे पास प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, इसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, इसके अंदर हमें भारतीय क्रांति दल देखने को मिलता है, इसके अंदर हम लोग स्वतंत्र पार्टी को देख रहे हैं। तो ये छोटी मोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके ग्रुप को ग्रैंड अलायंस कहा गया। कौन जीतेगा? और इलेक्शन सेट हो चुका है, इलेक्शन का स्टेज सेट हो चुका है। अब देखते हैं कि भैया कौन सा पार्टी जीतती है और कौन सी पार्टी जीतकर आगे निकलती है, उसकी कहानी को हम लोग यहां पर समझना शुरू करते हैं। हमारे सामने आता हुआ दिखता है, येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इज बिग अपोनेंट लैग, कि इंदिरा गांधी जो थी, चाहे उनकी पार्टी नई नई बनी थी या फिर इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उसको अगर आप देखें दोस्तों कि एक तरीके से अभी ही बनी थी, लेकिन उनके अंदर एक यूनिकनेस थी जो बाकी ओपोनेंट के लीडर्स के अंदर नहीं थी। इट हैड एन इशू, इंदिरा गांधी के पास रीजंस थे, उनके पास एक एजेंडा था, उनके पास वादे थे और एक पॉजिटिव स्लोगन था, है ना।
एंड द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल, और जो ग्रैंड अलायंस थी, ग्रैंड अलायंस का मतलब क्या है बेटा कि जो ये छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप था, इनके पास कोई विजन ही नहीं था, है ना, ये कोई बड़े प्रोग्राम के साथ इलेक्शन के अंदर नहीं आ रहे थे। इंदिरा गांधी सेड दैट द ऑपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ, कि एक तरीके से आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने बताया कि जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे सिंडिकेट वाला ग्रुप हो या फिर आपको देखने को मिलता है कि जो ग्रैंड अलायंस था, ये सिर्फ इंदिरा को हटाने की बात करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं बेटा कि वो सिर्फ इंदिरा गांधी को हटाने की बात कर रहे थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इन्होंने क्या बोला कि वो लोग बोलते हैं इंदिरा हटाओ, मैं बोलती हूं कि भैया मुझे ना हटाकर क्या किया जाए, देश से गरीबी को हटाया जाए, है ना। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो अपोजिशन लीडर्स थे वो बोल रहे थे कि बस हमें इंदिरा गांधी को पावर में नहीं आने देना, इंदिरा गांधी ने उसी अप्रोच को अपने फेवर में कर लिया और उन्होंने बोला कि वो बोलते हैं इंदिरा हटाओ, मैं बोलती हूं गरीबी हटाओ, और उसी आइडियोलॉजी को अपने फेवर में इंदिरा गांधी ने करके दिखा दिया कि हमें गरीबी यानी कि पॉवर्टी को हटाना है। शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, उन्होंने बोला कि भैया पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार जो है उस पर फोकस करना चाहिए। इंपोजिशन ऑफ सीलिंग रूल, के एक तरीके से जो हमारे गरीबों के जमीनें हैं उनको क्या किया जाए दोस्तों कि सरकार संभालेगी, और जो हमारे अर्बन प्रॉपर्टीज हैं वहां पर लोगों के घर दिए जाएंगे, और जो अमीर और गरीब का डिस्पैरिटीज है इनकम की, उसको कहीं ना कहीं कम किया जाएगा, और आपको देखते हैं दोस्तों जो प्रीवी पर्सन है उसको हटाने की बात की जाती है। तो इंदिरा गांधी की जो वादे हैं उससे उन्होंने मासेस को अपने साथ जोड़ लिया है थ्रू गरीबी हटाओ, के गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी ने एक तरीके से क्या कर लिया दोस्तों कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर लिया है। और जितने भी हमारे यहां पर डिसएडवांटेज लोग हैं, देखो आप सभी को पता है कि इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर 100% वोटिंग नहीं होती है, हर इलेक्शन के अंदर 50% या फिर 60% लोग ही वोट करते हैं, और अधिकतर कौन लोग वोट करते हैं, जो हमारे मार्जिनलाइज लोग हैं या फिर जो सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा वीक हैं, है ना, गरीब लोग ज्यादातर वोट करने जाते हैं। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, स्पेशली अपने प्रोग्राम्स के जरिए उन्हीं को अपने साथ जोड़ लिया। जैसे हमारे लैंडलेस फार्मर हुए, इंदिरा गांधी के दीवाने हो चुके थे, हमारे दलित भाई हुए, आदिवासी भाई हुए, माइनॉरिटीज हुए, वुमेन हुई, और उसी के साथ साथ जो शहर का अनएम्प्लॉयड यूथ था, सारे के सारे इंदिरा गांधी के दीवाने हो गए, और अराउंड बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर था ना इंदिरा गांधी ने अपने फेवर में कर लिया। The slogan of Garibi Hatao and the programs that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy, और इंदिरा गांधी की political strategy थी, and building an independent nationwide political support, और उसके जरिए उन्होंने पूरे भारत के अंदर अपना क्या किया, एक बहुत बड़ी कैंपेन की, और बहुत अच्छी कैंपेन के जरिए उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन के अंदर कौन कौन से 3 ग्रुप्स थे वो हमने देख लिए, और इलेक्शन के अंदर इन ग्रुप्स के क्या क्या आइडियाज और क्या क्या विजन थे वो हमने देखा। अब जीतेगा कौन, The outcome and after the result of Lok Sabha election of 1971 were as dramatic as the decision to hold it, कि जैसे इंदिरा गांधी ने अचानक बोला था कि भैया हमें इलेक्शन कराने हैं 5वें, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, बहुत ही नाटकीय ढंग से ऐसा अचानक उन्होंने किया, रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अचानक आए, और रिजल्ट भी अचानक से बहुत ज्यादा शॉकिंग थे सबके लिए। द कांग्रेस आर आपको देखने को मिलता है। अच्छा एक बात मैं बताना आपको पीछे भूल गया, उसको हम लोग मान लेते हैं कि जो ये इंदिरा गांधी थी, हमारी जो इंदिरा गांधी थी या फिर जो कांग्रेस आर थी, इसके साथ एक और पार्टी जुड़ी हुई थी जिसे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाला ग्रुप था, कांग्रेस आर के अंदर इंदिरा गांधी प्लस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ग्रैंड अलायंस के अंदर ये छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये हमने देखा। अब भैया रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के अंदर क्या स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग यहां पर देखना शुरू करते हैं। हुआ क्या दोस्तों कि जो कांग्रेस आर यानी कि जो इंदिरा गांधी और सीपीआई वाला ग्रुप था, इनका जो अलायंस था भैया, ये लेकर आते हैं बहुत सारी सीट्स। कितनी सीट्स कि कांग्रेस हैड एवर वन, कि इतनी सीट्स तो कांग्रेस को पिछले 4 इलेक्शंस के अंदर भी नहीं मिली थी। द कंबाइन वन 375, कि कांग्रेस पार्टी का जो ग्रुप है वो टोटल मिला के 375 लोकसभा सीट्स हासिल करता है, और इनको जो वोट परसेंटेज मिलते हैं वो 48% के करीब मिल जाते हैं। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर गॉट 352, कि अकेले इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 352 सीट्स हासिल की, और सीपीआई के साथ मिलकर उन्होंने 375 सीट्स को हासिल कर लिया। लो भाई, हो गया कांग्रेस का रेस्टोरेशन, कांग्रेस आ गई पावर के अंदर, एंड विद 44% ऑफ पॉपुलर वोट्स, है ना, इनके फेवर में हमें आते हुए देखने को मिल गए। अकेले इंदिरा गांधी की पार्टी को 44% वोट मिले, सीपीआई और कांग्रेस को 48% वोट्स मिले, और 375 कलेक्टिवली सीट इनको एमपीज जीते। कॉन्टेस्ट दिस दी परफॉर्मेंस ऑफ दी कांग्रेस ओ को अगर देखा जाए जो सिंडिकेट वाला ग्रुप था, दी पार्टी विद सो मेनी स्टेक होल्डर्स, कि इनके पास बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि ये बहुत बड़े लेवल सर क्या करती हैं कि हारती हैं। इंदिरा गांधी अकेले 352 सीट्स हार गए, जीती हैं, और सीपीआई के साथ मिलकर 375। वहीं आप देखते हैं कि जो ये कांग्रेस ओ है सिंडिकेट वाली, सिर्फ ये 16 सीट्स ही हासिल कर पाती हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है दोस्तों इंदिरा गांधी, वो एक तरीके से इस जीत के साथ ये क्लेम स्टैब्लिश कर चुकी है कि भैया वही असली कांग्रेस है, और रियल कांग्रेस का जो टैग है वो उन्हीं के साथ जाना चाहिए, इसको उन्होंने कहीं ना कहीं पेश कर दिया। उसी के साथ साथ जो ये ग्रैंड अलायंस है, ये जो ग्रैंड अलायंस आपको देखने को मिलता है, ये
साबित होता है क्या बेटा, ग्रैंड फेलियर। आपके एनसीईआरटी का वर्ड बड़ा प्यारा है। ये जो ग्रैंड अलायंस थी, जो छोटी मोटी पार्टीज थी, इनका जो ग्रुप बना हुआ था ग्रैंड अलायंस, ये एक तरीके से आपको ग्रैंड फेलियर बनता हुआ दिखता है। एंड देयर कंबाइंड सीट्स वर लेस देन 60, और ये सिर्फ 60 सीट्स ही हासिल कर पाए। तो सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी बनकर आ रही है वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और सीपीआई वाला ग्रुप हमें आता हुआ देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि सून आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शन अ मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक इन ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था, जैसे हम लोग आज का बांग्लादेश कहते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। हमने इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा है। The 1971 इलेक्शंस वर फॉलोड बाय द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान। तो 1971 का इलेक्शन हुआ है, इंदिरा गांधी जीती हैं, और इंदिरा गांधी के जीतने के साथ ही जो पीएम वो बनी है, आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से पाकिस्तान के साथ टेंशन बन चुकी है और इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर है वो सेटल हो चुकी है। अब हमने देखा दोस्तों कि दीज इवेंट्स एडेड द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। एक तरीके से क्या हुआ दोस्तों कि 1971 में इंदिरा गांधी जो पीएम बनी है इलेक्शन जीतने के बाद, तो बांग्लादेश की वॉर हुई, इंडिया ने आजादी दिला दी बांग्लादेश को, इंडिया ने आजादी दिलाई बांग्लादेश को, इंडिया ने लड़ाई में पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो कैन यू इमेजिन, है ना, कि इतना जबरदस्त जो सपोर्ट सिस्टम था, भारत के लोग दीवाने हो गए भाई, दुश्मन देश को हराया, दुश्मन देश के टुकड़े कर दिए, भारत को जिताया, भारत की वाहवाही क्रिएट कर दी, और ग्लोबली बहुत डिफेंसिव तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंदिरा गांधी ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाया। अब इसके साथ आप देखते हो कि जो अपोजिशन लीडर्स थे ना, उन्होंने भी इंदिरा गांधी का जो स्टेटमेंटशिप थी, जो काम करने का तरीका था, उसको सल्यूट किया था। हर पार्टी स्विप थ्रू ऑल द स्टेट। और उसके बाद क्या हुआ, 71 का इलेक्शन तो वो जीत ही चुकी थी, और पीएम बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, बांग्लादेश आजाद करवाया, और फिर अगले 1972 के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि हमें होता हुआ दिखता है स्टेट इलेक्शंस। क्या होते हैं, हमें होते हुए देखने को मिलते हैं भारत के अंदर स्टेट इलेक्शन। और अब जो स्टेट इलेक्शन आपको होते हुए देखने को मिलते हैं, शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ पुअर। इस टाइम तक वो देश के अंदर गरीबों की मसीहा बन गई थी, गरीबों की, है ना, और ऑल्सो आप देखते हैं कि एक नेशनलिस्ट लीडर, यानी कि देशभक्त लीडर बन चुकी थी। दी अपोजिशन, है ना, एंड इधर विद इन द पार्टी ऑफ द आउटसाइडर सिंपली डिड नॉट मैटर। आप देखते हैं दोस्तों कि अब कौन इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, कौन उनके साथ खड़ा है, ये मैटर ही नहीं करता। इंदिरा गांधी का कद अब इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, अपने आप को देशभक्त लीडर साबित कर दिया है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, और 1971 की जो उससे पहले भी उन्होंने गरीबों के लिए काम किया था, तो लोग उनके दीवाने हो चुके थे। और 72 के अंदर जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, उसमें इंदिरा गांधी को बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलता है। विद 2 सक्सेसिव इलेक्शंस, उनके दोनों इलेक्शंस बहुत अच्छे रहे। 71 के अंदर 71 के अंदर उन्होंने क्या जीता बेटा, कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे वो जीत लिए, और 1972 के अंदर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस थे सारे के सारे वो बड़े लेवल से वो जीतती हैं। ऑन द सेंटर एंड द अदर इन द स्टेट लेवल द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वाज रिस्टोर्ड। और कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो रिस्टोर किया गया, वापस हासिल किया गया। द कांग्रेस पार्टी वॉज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। और भारत का हर एक स्टेट अब कांग्रेस ओन हो चुका था। 1972 के अंदर दोबारा से कांग्रेस पार्टी हमें जीतती हुई दिखती है भारत की हर एक स्टेट में। This was also a popular across different sectors. Within a span of 4 years, Indira Gandhi had won the challenge। के 1967 का टाइम आपको याद होगा, और हमने अभी भी डिस्कस किया है आप सभी के साथ कि 9 स्टेट्स वो हार गई थी, उनकी इमेज अच्छी नहीं थी। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने इतना जबरदस्त चेंज करके दिखाया है कि उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, और एक तरीके से दिखाया कि भैया जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो उन्हीं की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्हीं का डोमिनेंस होगा। ये पॉइंट हम लोग यहां पर देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे सामने एक पॉइंट आता है बेटा, हमें देखने को मिलता है कि रेस्टोरेशन। क्या ये जो रेस्टोरेशन की बात इंदिरा गांधी की हो रही है कि एक तरीके से हुई है, क्या सच में हुई है या फिर सच में पावर आ गई, इसे हम लोग देखते हैं। बट डज इट मीन द कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड, कि जो कांग्रेस का सिस्टम था वो वापस आया है। What इंदिरा गांधी हैड डन was not a revival of कांग्रेस पार्टी, की जो पुरानी कांग्रेस पार्टी थी पंडित नेहरू के टाइम की, या फिर आपको देखने को मिलता है शास्त्री जी के टाइम की, वो कांग्रेस पार्टी अब नहीं थी। हाँ, कांग्रेस पार्टी जीतकर आई है, बट अगर हम देखें दोस्तों कि इन मेनी वेज शी हैज री इन्वेंटेड द पार्टी, उन्होंने री इन्वेंट कर दिया, इसको बिल्कुल रीडिफाइन कर दिया, एक नई पार्टी बन चुकी थी कांग्रेस। द कांग्रेस पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी तो इनकी सेम हो चुकी थी, जैसे नेहरू जी के टाइम पर थी, शास्त्री जी के टाइम पर थी, जैसे पास में थी, बट इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी नाउ। बट एक नई पार्टी कांग्रेस बन चुकी थी। इट रियल्टेड एंटायरली ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ वन सुप्रीम लीडर, कि अब जो इंदिरा गांधी थी ना वही कांग्रेस का चेहरा थी, और सारी की सारी जो पावर और डिसीजंस थे ना वो इंदिरा गांधी की फेवर में थे, और इंदिरा गांधी के अराउंड ही कांग्रेस चला करती थी, जो पहले नहीं थी। इट हैड अ समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, के कांग्रेस पार्टी जो रही 1971 के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं वीक हो चुका था, बस वो इंदिरा गांधी के अराउंड ही घूम रही थी। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मैनी फ्रैक्शंस। और अब इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी, जैसे आपको याद होगा
1952 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर रेवोल्यूशनरी भी हैं, आपको है ना कम्युनिस्ट भी दिखते हैं, सोशलिस्ट भी दिखते हैं, पेसिमिस्टिक भी दिखते हैं, आपको है ना अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग देखने को मिलते हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एग्जिस्ट किया करते थे। कांग्रेस उनको साथ लेके चलती थी, एकोमोडेट करती थी। लेकिन 1971 के इलेक्शन के बाद अगर हम देखें कि जो कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हुआ है उसके अंदर एकोमोडेट करने का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियन और इंटरेस्ट अब कांग्रेस के अंदर नहीं दिखते। वाइल इट वन इलेक्शन की कांग्रेस इलेक्शन तो जीत गई है, इट डिपेंडेंट मोर ऑन सम सोशल ग्रुप्स के कांग्रेस को जो सपोर्ट किया गया है वो लार्जली मासेस ने किया है, जैसे वुमेन हुए, आदिवासी हुए, माइनॉरिटीज है ना, और इन्होंने किया है। दिस वॉज अ न्यू कांग्रेस दैट इमर्ज की जो कांग्रेस जीत कर आई है टोटली न्यू कांग्रेस है। थस इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड दी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने रिस्टोर तो कर लिया है कांग्रेस को, बट एक तरीके से जो उसका पूरा का पूरा नेचर है ना वो चेंज कर दिया है कि अब ये कांग्रेस पावर में तो आ चुकी है, इंदिरा गांधी पीएम बन चुकी है, इंदिरा गांधी ने भारत की सारी स्टेट्स को जीत लिया है, लेकिन ये जो कांग्रेस दोबारा से पावर में आई है ये एक नई स्टेट नई कांग्रेस पार्टी हो चुकी है जिसमें सारे डिसीजन इंदिरा गांधी के अराउंड हमें देखने को मिलते हैं। Despite being more popular, the new Congress did not have a kind of capacity to absorb all tension। कि पॉपुलर हो चुकी हैं इंदिरा गांधी, 1971 के इलेक्शन को जीत कर आई हैं, 375 सीट्स हासिल कर ली हैं और फिर सारी की सारी स्टेट्स को भी जीत लिया है। लेकिन अब इंदिरा गांधी के लिए टेंशन बड़ी होने लग गई है कि अब ना देश के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसको इंदिरा गांधी सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी। और जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे दोस्तों वो क्या करते हैं कि जो कांग्रेस सिस्टम है इसको एक तरीके से दिखाते हैं कि कांग्रेस वापस तो आ गई है लेकिन कांग्रेस चीजों को अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पा रही। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed an unprecedented political authority के देश के अंदर क्या हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी सारे स्टेट्स में और सेंटर में भी और इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं। द स्पेस ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन पीपल्स एस्पिरेशन एक्चुअली श्रेक। क्या अब एक तरीके से जो लोग थे ना वो अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोलते हैं या फिर इंदिरा गांधी या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बात रखते हैं तो वो ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होता और देश के लिए वो एक तरीके से एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हमें आता हुआ कि सिचुएशन ऐसी बन जाएगी 1972 के बाद कि एक तरीके से लोग क्या करेंगे दोस्तों कि लोग सिचुएशन में आकर इंदिरा गांधी के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं और जिससे सिचुएशन कहीं ना कहीं हमें खराब होती हुई दिखती है। पॉपुलर अनरेस्ट होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे और इसी से हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इसी से देश के अंदर इमरजेंसी लगा देती है इंदिरा गांधी, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। हाउ दिस लेड टू द एग्जिस्टेंस के इंदिरा गांधी जीत तो चुकी है, 1971 का इलेक्शन जीता है भैया, 1972 के अंदर सारी स्टेट जीत ली है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि 1975 के अंदर, है ना, लेकिन हमें क्या देखने को मिलेगा कि 1975 के अंदर जो इंदिरा गांधी है अब एक ऐसा टाइम और ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिससे देश में इमरजेंसी लग जाएगी। क्या होगी इमरजेंसी, क्यों होगी इमरजेंसी, क्यों लगाई जाएगी इमरजेंसी, क्या होती है इमरजेंसी, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। होप कि आपको हमारा जो ये चैप्टर है इसकी कहानी समझ में आई होगी दोस्तों। अब आप लोगों से लेते हैं विदा, आप लोगों के साथ हमारी मुलाकात होगी, उसके अंदर हम लोग चैप्टर का करेंगे डिस्कशन, जो अगला चैप्टर होगा उसके अंदर। और अब आपसे चाहेंगे कि आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी। उसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारी इन क्लासेस के नोट्स को हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी PW ऐप पर जाकर नोट्स को हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देने की है कि आप लोग अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा, जल्दी आपके सामने आएगी और उसके अंदर हम लोग अपने आगे के चैप्टर की कहानी को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।